हम जिंदा है ऐसा कहाँ से पता चलता है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, क्योंकि हम हिलते डुलते हैं, या फिर कुछ और है जो हमारे जिंदा होने का सर्टिफिकेट है? लाइफ की कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो हमें दुनिया में बनाए रखता है, जो हमें जिंदा रखता है, वो आज हम समझेंगे। अंत तक बने रहिए, आपको गारंटी देता हूं टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिंदा यानी कि अलाइव चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे कि वो जिंदा है? तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, कुत्ते की बात करते हैं। कुत्ता अगर दौड़ रहा है तो इट इज रनिंग, दौड़ रहा है मतलब इट इज मूविंग, तो मूव कर रहा है इसलिए वो जिंदा है। कैन वी से दैट? यस वी कैन से दैट, बट इन दैट केस व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज मूवमेंट इक्वल टू लाइफ। तो मूवमेंट इक्वल टू लाइफ इतना लिखना सही है? नहीं, हवा में पत्ते भी उड़ते हैं, और मूवमेंट, हवा में पत्ते तो उड़ते हैं तो उसका भी मूवमेंट किया जाता है, लेकिन पत्ते जो गिर गए हैं दे आर नॉट अलाइव। एक इंसान जो सो रहा है, अ ह्यूमन हु इज स्लीपिंग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग टाइम पे बहुत ही मतलब कम हिलते हैं या फिर नहीं हिलते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है? नो, वो जिंदा है। एक प्लांट जो ग्रो कर रहा है, एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, वो तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, राइट? तो वो भी जिंदा है। तो हम सिर्फ मूवमेंट को लाइफ तो नहीं बोल सकते, यानी कि मूवमेंट को लाइफ कभी कभी बोल सकते हैं, कभी कभी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर लाइफ किसको बोलेंगे? लाइफ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सिंगल सेल्यूलर मतलब छोटे छोटे अमीबा जैसे छोटे छोटे जीव हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो भी मूवमेंट करते हैं। तो क्या इसके अगर एक और वर्ड लगा देंगे, इनविजिबल मूवमेंट? इनविजिबल मूवमेंट इसको लाइफ बोलेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो लाइफ किसको बोलेंगे? लाइफ यानी कि कोई चीज को अलाइव कैसे बोल सकते हैं? तो देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज जिसकी वजह से वो चीज को हम अलाइव बोलते हैं। एक एक करके देखते हैं सब। तो जिंदा यानी कि अलाइव उसको कहा जाएगा जो मूवमेंट करता है। मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना, जाना, ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकना, ओके। और वो टाइनी यानी कि सिंगल सेल्यूलर, अमीबा, पैरामीशियम, ये छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे यानी कि यूनिसेल्यूलर, वन सेल का बना हुआ चीज होता है, जीव होता है, वो भी करते हैं मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। यानी कि मूवमेंट जैसे हमने देखा वैसे वो भी एक पॉइंट है जिसको लाइफ के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज करना, जो भी फूड हमने खाया है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कुछ गेन करना, कुछ खाना, फूड कुछ खाना, या फिर ऑक्सीजन लेना, नाक से हवा के तौर पे ऑक्सीजन को अंदर लेना, फूड को अंदर लेना, और उन दोनों को तोड़ मोड़ के उसमें से एनर्जी जनरेट करना, उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। वो जो एनर्जी और न्यूट्रिशन जनरेट हुए हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ताकि पूरी बॉडी को उसका फायदा, उसके न्यूट्रिशंस पहुंच सके, और न्यूट्रिशंस को पहुंचाने के बाद जो भी रह गया है, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स रह गए हैं, उसको एक्सक्रीट यानी कि बाहर निकाल के फेंकना, उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। तो ये सारा जो करता है उसको अलाइव बोला जाता है। मूवमेंट जो करता है, जो रेस्पिरेट करता है, जो न्यूट्रिशंस गेन करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है, जो एक्सक्रीशन करता है, उसके अलावा जिसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ, प्लांट की बात करें तो प्लांट में ग्रोथ होता है, हमारी ग्रोथ होती है, राइट? तो हर एक चीज जो ग्रो करती है उसके अंदर, उसको भी अलाइव बोला जा सकता है। देन रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट क्या करता है आपको बताऊं कि कभी कभी हम दौड़ते दौड़ते गिर गए तो क्या होता है, इधर लगता है, घुटनों पे लगता है, राइट? वो छिल जाता है थोड़ा सा, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वही चीज मतलब अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। वही सेल्स जो है, वो जो जगह पे जो कुछ भी पहले जैसा था वैसा ही धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो दैट इज व्हाट एनवायरमेंटल डैमेज के अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, कभी कभी बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, जैसे अभी ठंड लग रही है तो हम स्वेटर पहन के सिक्योर से जाते हैं, तो दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरमेंट। अभी कोई लकड़ा पड़ा होगा बाजू में तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, लेकिन वही लकड़ा जब पेड़ था तो वो रिस्पॉन्ड करता है, वो ठंडी को, वो गर्मी को, वो धूप को, वो बारिश को, सबको रिस्पॉन्ड करता है, राइट? तो वो होता है रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरमेंट। एवरी अलाइव थिंग रिस्पॉन्ड्स टू इट्स एनवायरमेंट। ओके, और वो जो मेन चीज है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो इट इज अलाइव, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसा ही दूसरा एलिमेंट या फिर दूसरी लाइफ को जन्म देना। वो बहुत ही अलग अलग तरीके से हो सकता है, ओके, लेकिन मतलब खुद में से दो टुकड़े होके बनना, या फिर खुद मर जाना, दूसरे को जन्म देना, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी। लेकिन रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग सेम
टाइप ऑफ लाइफ विच यू आर इन। ओके, उसको रिप्रोडक्शन मतलब खुद के जैसा ही रिप्लिका क्रिएट करना, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो ये सब जो करता है उसको अलाइव बोलते हैं हम। तो मतलब सिर्फ मूवमेंट या फिर सिर्फ कोई भी एक पकड़ के नहीं जाना है हमें, ये सारे जो करता है वो है अलाइव। अलाइव होने के लिए उसको ये सारे टेस्ट पास करने होंगे। जैसे आपको एग्जाम के में कुछ टेस्ट के मार्क्स लाने पड़ते हैं आगे जाने के लिए, वैसे ही आपको अलाइव रहने के लिए आपके ये सारे टेस्ट को पास करना जरूरी है। ओके, तभी जाके आपको अलाइव बोला जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हमने देखी, दैट इज मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस और रिप्रोडक्शन, ये सब करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, राइट? एक एग्जांपल देता हूँ, वायरस। हमने अभी बहुत बड़ा वायरस देखा है थोड़े ही सालों पहले, दैट इज कोरोना वायरस। ओके, वायरस एक ऐसा जीव है, उसको जीव बोल सकते हैं कि नहीं, वही क्वेश्चन है। अभी तक उसका क्लियर आंसर नहीं मिला है, क्योंकि वायरस ना ही जिंदा है ना ही मरा हुआ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि जब तक वो किसी होस्ट यानी कि अपने जैसे किसी बॉडी के संपर्क में नहीं आता, वो मरा हुआ रहता है। वो इसमें से कुछ भी नहीं करता है, ना ही वो मूव करता है, ना ही रिप्रोड्यूस करता है, ना ही उसका ग्रो होता है, ना ही वो एनर्जी गेन करता है, ना ही वो रिस्पॉन्ड करता है टू द एनवायरमेंट। मतलब वो मरा हुआ है। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में वो आता है, वो तुरंत एक्टिव होके ये सारी प्रोसेस करने लगता है। खास करके रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट, एक ही सेकंड में वो लाखों में कन्वर्ट हो जाता है, करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, 1-2 दिन के अंदर वो। यानी कि वायरस एक ऐसा जीव है या फिर न जीव है, असजीव है या फिर मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जब कांटेक्ट में आएगा तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वो मरा हुआ है। तो कोई एलिमेंट या फिर कोई ऐसा बोल सकते हैं हम, कोई भी जीव ऐसा नहीं है वायरस के अलावा जो ऐसा करता है। वो हमेशा जिंदा रहता है या फिर हमेशा मर जाता है, लेकिन वायरस जब होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तब जिंदा हो जाते हैं, बाकी केस में वो मरे हुए रहते हैं। तो वायरस को जिंदा चीज के पास आके मिलता क्या है? यस, एनर्जी। एनर्जी मिलने के बाद ही वो ये सब कर सकता है, राइट? तो एनर्जी हमें कहां से एनर्जी मिलती है? हमें मिलती है एनर्जी फूड से जो हम खाते हैं, और ऑक्सीजन जो हम इंटेक करते हैं रेस्पिरेशन में, यानी कि श्वास के अंदर। फूड, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है। जनरली हमारे फूड जो है वो कार्बन बेस्ड होते हैं, यानी कि उसमें जनरली कार्बन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन किसके बेसिस पे होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन बेसिस पे। मतलब फूड को केमिकल रिएक्ट करवाना होता है, जिसके लिए हम सांस लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन जाता है, फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके एनर्जी जनरेट करता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं ग्लूकोज का। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं? बोतल चढ़ाते हैं। बोतल कौन सी चीज का होता है? ग्लूकोज के। जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमें ग्लूकोज के बोतल चढ़ाया जाता है सुई के द्वारा। ओके, तो जब हम खाते हैं खाना, तो उसमें भी वही होता है। हम जब खाना खाते हैं, हम आगे देखेंगे, लेकिन हम जब खाना खाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है। ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि हम एक्सहेल करते हैं, है ना? O2 क्या करते हैं हम? इनहेल, और CO2 क्या करते हैं हम? एक्सहेल। यानी कि हमने O2 इनहेल किया, उसने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जिसको हमने छोड़ दिया बाहर। उसके अलावा H2O जो सुसु बन जाता है, अब बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हम ये सब काम कर पाते हैं। ओके, आगे देखो तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिंगल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्स ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड यानी कि उनके अंदर एक ही सेल है और कुछ नहीं है। हमारी बॉडी देखो करोड़ों सेल है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि गिर गए और कोनी मतलब उसको घिस गए या फिर घुटना छिल गया, तो ये जो जब छिलता है ना, छोटा सा घाव भी अगर हो गया ना, तो उसमें करोड़ों सेल डैमेज हो जाते हैं। और उसको रिपेयर करने के लिए हमारी जो मेंटेनेंस टीम है, हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस टीम है, वो दिन रात काम करती है और 3 से 4 दिन में उसको रिपेयर करके वापस दे देती है। यानी कि सजीव यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी है जो रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल डैमेजेस को। कुछ भी कोई भी तरीके का डैमेज अगर हमको होता है, तो हमारी रिपेयरिंग सिस्टम, मेंटेनेंस सिस्टम जो है पूरी दिन रात मतलब नॉन स्टॉप 24/7 वर्क करके हमें रिपेयर कर देती है फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, उसके पास और कुछ है नहीं। और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सेल्स होते हैं, सेल्स बनते हैं, सेल्स इकट्ठा होके बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज इकट्ठा होके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन्स इकट्ठा होके बनते हैं सिस्टम।
जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, ओके, ये पूरा एक सिस्टम बनता है और बहुत सारे सिस्टम बनके एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखें तो उनका एक ही सेल रहता है, उनकी बॉडी जो है टोटली एनवायरमेंट में एक्सपोज होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा अगर ले हम, ओके, तो अमीबा का बॉडी जो है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, वो कहीं से भी खाना खा सकता है। अगर यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है तो व्हाट इट विल डू इज इट विल ग्रैब द फूड लाइक दिस। देखो वो क्या करेगा, वो फूड इसके आजू बाजू ऐसे आ जाएगा ऐसे, और धीरे धीरे करके वो उसको ग्रैब कर लेगा अपने अंदर। उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस लेने हैं वो न्यूट्रिशंस को लेके उसको एक्सट्रैक्ट भी कर देगा बाहर की ओर। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से खाना नहीं खा सकता, वो कहीं से भी खाना खा सकता है, क्योंकि उसका एक ही सेल है और पूरा का पूरा सेल जो है वो एनवायरमेंट के साथ एक्सपोज है, मतलब बाहरी एनवायरमेंट के साथ सीधा कॉन्टेक्ट में है। वो बाहर से कुछ भी गेन कर सकता है, O2 भी डायरेक्टली गेन कर सकता है और ऑक्सीजन भी डायरेक्टली गेन कर सकता है और खाना भी डायरेक्टली गेन कर सकता है कहीं से भी, ओके। लेकिन हमारा यानी कि मल्टी सेल वालों का कुछ अलग है, क्योंकि हमारे सारे सेल्स जो है वो अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग काम करने के लिए वो एनवायरमेंट के साथ सीधा कांटेक्ट में भी नहीं होते हैं, राइट। हमारे पेट के अंदर के सेल्स की बात करो तो वो तो कहाँ एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है, उसको जो हम भेजेंगे वो लोग खाएंगे ना। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे बड़े बड़े ऑर्गन्स, अलग अलग चीजें होती है काम करने के लिए, और इसलिए और उसके जो सेल्स है उसको डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है एनवायरमेंट के साथ, इसलिए वो जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका वर्किंग जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए उनको रेस्पिरेशन के अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है ना, अभी लिखा था हमने, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें एक्सक्रीशन होता है, ये सब उसके अंदर होता रहता है। तो ये हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में जो जैसे हमने खाना खाया, फॉर एग्जांपल जो जैसे हमने खाना खाया वो खाना जाता है पेट में, पेट के अंदर फिर घूमता रहता है, उधर कुछ उसका होता है, वो डिटेल में देखने वाले हैं हम, लेकिन अभी के लिए समझो कि वो उधर घूमेगा कुछ, फिर उधर जाएगा वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब उसका मतलब जो भी न्यूट्रिशंस निकालना है उसको निकाला जाएगा, फिर उसको ही निकाल दिया जाएगा, राइट। दैट इज एक्सक्रीशन सिस्टम। रेस्पिरेशन में अब हम वही करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेने के बाद क्या करते हैं हम, उसमें से ऑक्सीजन और ये वाला रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करके CO2 को बाहर फेंक देते हैं, राइट। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है हम रेगुलरली करते रहते हैं और उसको करने के लिए हमें हमारी बॉडी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक होते रहता है, इसीलिए हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ओके। तो इसको यही सारी चीजों जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करने के लिए अपने फूड में से एनर्जी गेन करता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनर्जी, ओके, प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनर्जी। एनर्जी गेन करने का एक प्रोसेस है। कहां से एनर्जी मिलता है? फूड में से, जो हम खाते हैं उसमें से एनर्जी मिलता है, और ये प्रोसेस जिससे फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालना उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। दो तरीके के न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हम अभी समझेंगे, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक, इसके बाद समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि खुद का खाना खुद बनाना, घर पे मैगी बनाने वाली बात नहीं है ये, ओके। जो न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे प्लांट में होता है ना, प्लांट जो है खुद ही कुछ रिएक्शन करके खुद ही एक अपना फूड बना लेते हैं, और वो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे हम वेजिटेरियन लोग या फिर वेजिटेरियन एनिमल्स जो है वो प्लांट को खाते हैं, दैट मींस वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, हम उनके ऊपर आधारित है खाना खाने के लिए, राइट। तो खाना जो है हम उनको खाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। तो प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अभी देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि खुद का खाना खुद बनाना, उसमें फोटोसिंथेसिस इज द मेन पार्ट। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। और फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज क्लोरोफिल। जो भी प्लांट के पास या फिर कोई भी ट्री के पास या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अगर क्लोरोफिल है तो एंड ओनली तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज यानी बनाना, जनरेट करना, ओके। लेकिन कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस ऐसे हैं कि क्लोरोफिल ना होते हुए भी वो अपना खाना बनाते हैं। तो दैट इज एन एक्सेप्शन केस। एवरी टाइम साइंस में कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होता है। वैसे ही तो चलिए फोटोसिंथेसिस क्या है समझते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हम छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज
preparing your own food from sunlight, CO2 एंड H2O, यानी कि हवा में से कार्बन, हमने बहुत बार सुना होगा ना कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं? टू प्रिपेयर देयर फूड। वो क्या करते हैं? CO2 हवा में से गेन करते हैं, पानी यानी कि H2O उसको भी थोड़ा सा हवा में से, मोस्ट ऑफ द नीचे से यानी कि उसके रूट्स में से गेन करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे डू अ केमिकल रिएक्शन, ये ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं यूजिंग द क्लोरोफिल, ओके, और बनाते हैं ग्लूकोज। C6H12O6 इज ग्लूकोज। तो क्या बनाते हैं वो लोग? ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज के साथ साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन भी हवा में रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस को बेसिकली 3 पार्ट में हम देखें तो सबसे पहला पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यूजिंग क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 यूजिंग क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल का यूज करके एब्जॉर्ब करना, क्या क्या चीजों को? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को एब्जॉर्ब करना हवा में से, बाहर से, रूट्स में से वाटर खींचते हैं वो, तो रूट्स को एब्जॉर्ब करना भी उसमें आ सकता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का मेन पार्ट है CO2 और सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी, कौन सी एनर्जी आई? सनलाइट की जो एनर्जी आई उसको कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। क्या एनर्जी में? कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सेकेंड पार्ट यानी कि पहले एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और सनलाइट को, सनलाइट सेकेंड पार्ट में कन्वर्जन में क्या करते हैं? सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और उसके साथ साथ ये जो H2O है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे चला जाएगा CO2 के साथ, और ये ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली रिलीज हो जाएगा इन द एयर, ओके। अभी ये हाइड्रोजन इधर ऐड होगा तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ओके। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ACR, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? लाइट और CO2 को एब्जॉर्ब किया। कन्वर्जन में हमने लाइट को केमिकल एनर्जी में, और जो H2O था उसको H2 और O2 में सेपरेट कर दिया। नाउ H2 गोस टू CO2, दैट मींस वो रिडक्शन हो गया है ना, किसी भी चीज में H2 हाइड्रोजन को ऐड करना उसको बोला जाता है रिडक्शन। तो CO2 के साथ H2 ऐड करके हमने क्या बना दिया? ऐसा कुछ C6H12O6। इसके आगे नंबर्स आएंगे, आई डोंट मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन बैलेंस करने के लिए आप नंबर्स लगा के बैलेंस कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन तो ऐसा ही है। तो हाइड्रोजन इसमें ऐड होकर बन गया ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो टाइम पे जरूरत रही तो डायरेक्टली वो तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर एज अ स्टोर्ड एनर्जी। कैसे? स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, वो स्टार्च के फॉर्म में वहां पे स्टोर हो जाएगा, ओके। फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर से वो स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पे यूज करेगा डायरेक्टली, ओके। तो दिस इज हाउ ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीटली होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिक नीड है दैट इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल तक CO2 को पहुंचाने के लिए जो बेसिक नीड है वो है स्टोमाटा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा जो है अपने जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स हमारे पत्ते, यानी कि ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं ना, कोई भी पेड़ कोई भी प्लांट के पास लीव्स होंगे, राइट। तो वो लीव्स जो है उसके अंदर, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसमें ऐसा बीच में एक होल होता है, काना, ओके, जहां से CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको समझाऊं तो इसमें ऐसे 2 गार्ड सेल्स रहते हैं। गार्ड सेल्स का यूज में बताता हूं। इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर यानी कि यहां से CO2 अंदर जाएगा, CO2 को खींचना है ना। लाइट तो डायरेक्टली पत्ते के पे ऊपर गिरती है, पत्ते के ऊपर पूरा क्लोरोफिल पड़ा हुआ है जो भी ग्रीन है, ओके। क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन कलर का होता है, तो क्लोरोफिल पूरा पत्ते पे है, तो यहाँ पे सभी जगह पे क्लोरोफिल तो है, लेकिन उधर CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे स्टोमाटास होते हैं उसके ऊपर, जहां से वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होगा जब CO2 की नीड होगी, ये गार्ड सेल्स जो है वैसे खुलेंगे, ऐसे खुले रहेंगे जैसे यहाँ पे दिखता है, वो CO2 अंदर जाएगा फिर बंद हो जाएंगे, ऐसे चपट बंद, एकदम रास्ता जाने का बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि जैसे खुलेंगे तो इसके अंदर जो हमारा लीव है उसके अंदर CO2 को ऐड करने के लिए, एंटर कराने के लिए तो वो खुल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ H2O का वेस्टेज भी हो गया, H2O वहां से रिलीज भी हो सकता है, इसलिए वो CO2 जब चाहिए होगा CO2 वो ले लेगा, तो बाकी का टाइम में वो क्या रहेगा? बंद रहेगा, कंप्लीटली बंद रहेगा, ओके। ये कंप्लीटली ऐसे रहेगा बंद, ओके।
और जब जरूरत पड़ेगी ऐसे खुलेगा, जैसे बंद हो जाएगा। दिस इज डन बाय गार्ड सेल। और स्टोमेटल पोर को वो ओपन क्लोज करता रहता है। बाकी सारे जो अलग अलग है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है जो ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सब्सिडरी सेल्स होते हैं, वो जो सब्सिडरी यानी कि साइड में थोड़े बहुत सेल्स होते हैं जो उसको ऑपरेट करने में, गार्ड सेल्स को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक स्टोमाटा करके एक चीज होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो खुलेगा नहीं तो CO2 आएगा नहीं, और CO2 के बिना तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, यही पढ़ने लायक चीज थी एक्चुअली, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कुछ नया है क्योंकि खुद बनाते हैं ना। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होगा, सीधा खाल हो जाती है, राइट। चलो वही देखिए। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसका मतलब होता है कि डिपेंड करना दूसरे किसी के ऊपर, मतलब जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं फूड, वो दूसरे का फूड या फिर दूसरे को फूड बना के खा लेंगे। ओके, तो वो होता है हेटेरोट्रॉपिक। जैसे कि हम हैं, जैसे कि सारे एनिमल्स हैं, ये 3 टाइप है। उसमें सबसे पहला, जैसे मैंने बताया आपको, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड्स खाते हैं, कॉम्प्लेक्स वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के फूड्स खाते हैं लोग। ओके, और एनिमल्स भी ऐसा ही करते हैं ना। हिरन है तो वो वेजिटेरियन है, यानी कि फुल वेज खाता है, लेकिन वो सीधा किसको खाता है, पेड़ पत्तों को खाता है, राइट। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड टू डाइजेस्ट। सिमिलरली दूसरा अपना जो लायन है, जो वो पूरा का पूरा नॉनवेज खाना खाता है, राइट। तो नॉनवेज खाना है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स फूड है, नॉट इजी टू डाइजेस्ट, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स फूड बोला जाता है। फिर है, और ये लोग क्या करते हैं, मतलब एनिमल्स क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड खा के उसको इंटरनली बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं आराम से। ओके, आपने वो अजगर के बारे में तो सुना होगा। अजगर यानी कि पाइथन, बड़ा सा सांप, ओके, जो पूरा का पूरा बॉडी निगल लेता है, पूरा का पूरा हिरन जो निगल जाता है, फिर महीनों तक पड़ा रहता है टू डाइजेस्ट, राइट। तो वो डाइजेस्ट इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि फूड जो है कॉम्प्लेक्स होता है। दैट इज एनिमल्स। दूसरा टाइप है, दैट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जैसे टिक्स, लाइसिस, कैस्केटा, ये सारे ये क्या करते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि मतलब कोई चीज जो मतलब मूवीज में या फिर डिस्कवरी में देखा हो कभी, तो कोई चीज जैसा जीव जैसा आता है, वो मतलब कैटरपिलर जैसा, जो यहाँ पे चिपक जाता है या फिर बॉडी पे चिपक जाता है, वहां से खून चूसता रहता है। जैसे मच्छर भी ऐसा ही करते हैं, खून चूसते हैं, हमको मार नहीं देते, लेकिन हमारे अंदर से सीधा वो न्यूट्रिशंस खींच लेते हैं, पूरा क्लियरली खून चूस लेते हैं। खून का चूसना मतलब वो न्यूट्रिशन को डायरेक्टली चोरी कर लेते हैं हमारे अंदर से। वैसे ही आपने देखा होगा कि वो किसी बड़े सपोज नीम के पेड़ के ऊपर पीपल का पेड़ उग गया, तो वो क्या कर रहा है, सीधा न्यूट्रिशन चुरा रहा है। तो ऐसे अमरवेल करके भी एक प्लांट आता है जो दूसरे पेड़ के ऊपर सीधा का सीधा डिपेंड करता है। तो दे आर द पैरासाइट्स। ओके, वो डायरेक्टली मतलब विदाउट किलिंग द होस्ट को, मतलब जहाँ पे वो टिके हुए हैं, जिसके ऊपर वो टिके हुए हैं, उसको किल किए बिना, उसको मारे बिना वो उनमें से सीधा न्यूट्रिशंस खींच लेते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। ओके, एंड द लास्ट टाइप ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो थर्ड टाइप होता है, दैट इज सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट्स फंगस जैसे, वो क्या करते हैं कि जो मतलब जैसे कोई मर गया है, कोई बॉडी अगर गिरा हुआ है, तो उसके ऊपर उसको ब्रेक डाउन करके, उसको सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी गेन करते हैं, यानी कि दे डू डाइजेस्ट द थिंग्स। ओके, वो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं एग्जैक्टली कि हमारा जो बॉडी है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो एनिमल का बॉडी हो, या कि कोई भी चीज, उसको सड़ा देते हैं और उसमें से एनर्जी गेन करते हैं। उनका अलग ही तरीका है, दैट इज सेफ्रोफाइट्स। ओके, दे डिपेंड ऑन द डेड एनिमल्स, बेसिकली डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स और डेड एवरीथिंग। ओके, तो वो होते हैं सेफ्रोफाइट्स। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने ये 3 देखा। एनिमल्स में ह्यूमन आ गया, इसलिए इसमें हम आगे देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ह्यूमन एक्चुअली में हमारे जैसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डाइजेस्ट करते हैं। तो नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम सब में सिमिलर है, लेकिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखने वाले हैं आगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी हम नॉर्मली समझते हैं कि इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, लेकिन इनहेल और एक्सहेल में, इनहेल में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, और एक्सहेल में हम क्या निकालते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, राइट। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली वो ऑक्सीजन को लेके हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम जो है, हमने जो फूड गेन किया है न्यूट्रिशन के फॉर्म में, जो खाना खाया है, ओके, तो उसके साथ ऑक्सीजन को मिलाना पड़ेगा। मतलब हमारी बॉडी जो है उसको क्या करेगी, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके ग्लूकोज तक लाके देगी। ठीक है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स इंटरनली डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देगी, लेकिन ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन टेकिंग इन का मतलब होता है रेस्पिरेशन। ओके, तो ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, ब्रेक डाउन करेंगे हम फूड को एक्चुअली डाइजेशन में ब्रेक डाउन किया जाता है, लेकिन
फर्दर ब्रेक डाउन, डाइजेशन के बाद भी जो रह गया उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी गेन करने का काम जो है वो O2 से होता है, और वो O2 को लेना, CO2 को बाहर फेंकना, वही होता है रेस्पिरेशन। दो तरीके के रेस्पिरेशन होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, यानी कि हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब ब्रेकिंग ऑफ फूड होता है तो उसको बोला जाता है एरोबिक। क्या होगा, तो फूड में से डाइजेशन से हमने कन्वर्ट किया है ग्लूकोज, है ना, डाइजेशन करते करते हम देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फूड जो है, लेकिन जो भी ग्लूकोज हमारे पास पड़ा हुआ है उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2, जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, H2O, सुसु, ओके, बना लेते हैं, और एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है, और वो एनर्जी जो है हमें हमारी लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए और हमें हिलने डुलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, दूसरा भी है एनएरोबिक। ओके, एनएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बोलोगे भाई ऑक्सीजन डालेंगे नहीं तो कैसे होगा, कैसे एनर्जी जनरेट होगी? हाँ, होती है, विदाउट ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन इन लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट। ग्लूकोज में से सीधा एनर्जी कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा एज अ बाई प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड। ओके, और लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स ला सकता है। कभी एग्जांपल में दूं तो कभी इंटेंस वर्कआउट किया है, ओके, बहुत खतरनाक फास्ट दौड़ रहे हो, तो ऑक्सीजन इतना बॉडी गेन नहीं कर पाती है विद हमारे जो लंग्स है उसके थ्रू। ज्यादा वर्कआउट कर लिया, ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर लिया, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन जो गेन कर रही है वहां तक पहुंच नहीं रहा है। इन दैट केस क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट तो हो जाएगा, बिकॉज यू आर आस्किंग ग्लूकोज टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, तो वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन लैक्टिक एसिड आएगा उसके साथ साथ जो बॉडी पे क्रैम्प डालेगा। क्या होगा, क्रैम्प आ जाएगा, है ना। दौड़ते दौड़ते कभी ये हुआ होगा, कुछ ज्यादा वेट उठा लिया तो ये हुआ होगा, तो क्रैम्प आ जाता है। क्यों? बिकॉज लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग दैट क्रैम्प्स। ओके, तो इसमें एनारोबिक में और एरोबिक में सिंपल है, O2 के साथ एरोबिक, O2 के बिना एनारोबिक, दोनों टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसमें भी हम समझेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कैसे काम करती है। तो चलिए पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो ये है डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। थोड़ा मेरा ड्राइंग तो बेकार ही है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल, एंड एग्जाम में अगर मैं चाहूँ तो ये ड्राइंग कर सकता हूँ और अच्छे मार्क्स भी मुझे मिलेंगे। तो ये पूरा हमारा सिस्टम है जिसको एक एक करके लाइन बाय लाइन समझते जाते हैं हम। बाद में कुछ लिखा भी है वो भी समझा देता हूँ। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट्स है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, वो जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है माउथ यानी कि हम जो खाना खाते हैं, तो बेसिकली इंजेशन यानी कि खाना को माउथ में अंदर रखा जाता है, जहां पे उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि खाना मुंह में जैसे रखते हैं वहां से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वी कैन से डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। पहले होता है उसका मैकेनिकल डाइजेशन बाय टीथ जो उसको चबाते हैं, चबा के जो फूड है उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सलाइवा के साथ उसका मिक्सिंग हो पाता है। सलाइवा को मिक्स करने के लिए, सलाइवा यानी कि जो लाड़ होती है हमारी मुंह के अंदर, जो सलाइवा होती है उसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है जो स्टार्च को, जो फूड होता है ना वो जनरली स्टार्च कंटेन करता है, उसको सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हमारा सलाइवरी एंजाइम है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आगे जाके उसको मतलब उसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाएगा। तो टंग क्या करती है, टंग जो है जस्ट उसको मिक्स करने में हेल्प करती है। जो खाना तोड़ा हुआ है टीथ के द्वारा जो तोड़ते हैं उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे। और सलाइवा जो है उसके अंदर रहा एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम, जो स्टार्च को, जनरली फूड में जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देती है, उसको बोला जाता है केमिकल डाइजेशन। ओके, टंग का दो काम है, एक तो मिक्स करना अच्छे से और उसको धक्का देना पीछे की ओर जहां पे है एसोफागस। ये जो नली जैसा दिख रहा है ना आपको, उसको बोलते हैं एसोफेगस। ओके, एसोफेगस का सिंपल एक छोटा सा काम है, कंप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब धीरे धीरे अपना जो भी फूड खाया हुआ है उसको धीरे धीरे नीचे की ओर धक्का मारते हुए इट विल पुश इट टुवर्ड्स द स्टमक यानी कि हमारा स्टमक यानी कि पेट तक उसको लेके जाती है अंदर। ओके, स्टमक के फॉर्म में। तो एसोफेगस का बहुत ही सिंपल काम है, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेस करती है, कंप्रेस मतलब आगे कंप्रेस करती जाएगी, पीछे से बढ़ते जाएंगे, ऐसे करते करते वो आगे लेके जाएंगे एसोफेगस। ओके, फूड चला गया स्टमक में,
स्टमक में जैसे ही पहुंचा वहां पे उसका काम चालू होता है एक्चुअल डाइजेशन का, वी कैन से यहाँ पे भी एक्चुअल डाइजेशन ही है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टमक में हम देख सकते हैं। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे जैसा दिखता है वो, ओके, ये काजू जैसा भी दिखता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और उसकी जो वॉल्स होती है वो काफी थिक मस्कुलर वॉल्स होती है, जो मोटी सी वॉल्स होती है। इसमें 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस उसमें गिरना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही फूड अंदर जाता है ना, तो गैस्ट्रिक जूसेस वहां से रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। पहला होता है HCl। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये एक एसिड है तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है वो मीडियम ये HCl रिलीज होके प्रोवाइड करता है, ओके। और दूसरा है HCl जो है पेप्सिन नाम का एक एंजाइम भी है, उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो वो एसिडिक मीडियम पेप्सिन को जो काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए वो भी HCl प्रोवाइड करता है। तो HCl जो है बेसिकली क्यों रिलीज होता है, टू एक्सेलरेट द डाइजेशन, ओके, डाइजेशन को एक्सेलरेट स्पीड अप करने के लिए वहां पे एसिड रिलीज होता है। तब क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, राइट, खाना खाते हैं तो HCl रिलीज होता है, हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसको पचाने के लिए ज्यादा एसिड की जरूरत है, तो स्टमक क्या करेगा, ज्यादा एसिड्स को रिलीज करेगा। ज्यादा एसिड्स रिलीज होंगे तो क्या होगा, एसिडिटी होगी, राइट। तो वो आप अज्यूम कर सकते हो कि एसिड वहां पे क्यों रिलीज होता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो जनरली प्रोटीन को पचाने में, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वहां पे हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का वहां पे काम स्टार्ट कर देता है। और तीसरा रिलीज होता है, तीसरा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, दैट इज म्यूकस। क्योंकि एसिडिक मीडियम बन रहा है और मस्कुलर वॉल है तो मसल्स को नुकसान ना हो, इसलिए म्यूकस जो है वो वॉल के ऊपर एक कोटिंग जैसा बना देता है, यानी कि इसकी वॉल्स के ऊपर एक कोटिंग जैसा बना देता है ऐसे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से म्यूकस जो है वो HCl की इफेक्ट से, कोरोजन, वियर एंड टियर से हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल्स को बचा लेगा, उसको खराब नहीं होने देगा, ओके। तो 3 चीजों को मिला के बनता है गैस्ट्रिक जूस। क्या कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीनों रिलीज होते हैं जब हम खाने खाते हैं और खाना स्टमक में पहुंचता है तब, ओके। दूसरा है इसके बाद स्टमक जो है क्या करता है, सेमी सॉलिड पेस्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी खाना है उसको पूरा ऐसे मिक्सअप करके उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसका जितना भी हो सकता है उसको ऐसा करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो सेमी सॉलिड पेस्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है, ओके। इसको चाय या फिर काइन भी बोलते हैं, ओके। जो सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्जन हुआ फूड का उसको चाय या फिर काइन बोलते हैं। तो ये जो काइन जनरेट हुआ वो काइन आगे जाएगा, काइन यहाँ से देखो ये एंट्री है, इधर से ये काइन के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एंट्री है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाएगा, स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो यहाँ पे ऐसे 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 बहुत लंबा सा अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर का होता है ये, और 6 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो वहां पे पड़ा हुआ होता है, उसमें खाना एंटर होता है काइन या फिर चाइन के फॉर्म के अंदर, ओके। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हम 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है ड्यूओडेनम, दूसरा है जेजुनम एंड इलेयम, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। जो एंट्री वाला ये वाला पार्ट है, जो एंट्री वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हम डिओडेनम। दूसरा पार्ट है जो मिडल पार्ट यानी कि जेजुनम, और जो लास्ट वाला पार्ट जहां पे वो लार्जर इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है वो है इलेयम, ओके। तो 3 पार्ट है उसमें। मेनली जो है डिओडेनम का अच्छा काम रहता है। डिओडेनम क्या करता है, लीवर से जो जनरेट होता है बाइल, आपको बाइल के बारे में बताना रह गया, तो लीवर जो है एक लीवर का कुछ तो काम होगा ना, वैसे तो नहीं बैठा है वहां पे। तो लीवर जो है वो क्या करता है, बाइल नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है, बाइल नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो जब ये गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे ऐड हो रहे होते हैं, तो वो जब यहाँ से डिओडेनम में एंटर हो रहे हैं, वो टाइम पे फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जो है वो लीवर रिलीज करेगा। लेकिन लीवर जो है इट इज कनेक्टेड विद गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, ओके। लीवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, वो बाइल को गॉल ब्लैडर में भेज देता है, और गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करके रखता है बाइल को। जब जितना बाइल की जरूरत होगी वो उतना बाइल यहाँ पे जब वो एंटर कर रहा है स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एंटर कर रहा है, तब गॉल ब्लैडर उसके अंदर बाइल को ऐसे एंटर करवा देगा। समझ रहे हो? तो लीवर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज डिओडेनम, और डिओडेनम में लीवर ने जो बाइल प्रोड्यूस किया है वो गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया है, और गॉल ब्लैडर जो है जितना बाइल की जितना फैट होगा
उसके अकॉर्डिंगली बाइल वहां पे ऐड करेगा। ओके, सो दैट इज बाइल फ्रॉम लीवर फॉर फैट्स। उसके अलावा पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, तो एक पैनक्रिया करके भी एक ऑर्गन है। ओके, पैनक्रियास जो कुछ एंजाइम जो है वो वहां पे ऐड करेगा सेम टाइम पे जब बाइल भी आएगा। उसके साथ साथ ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, लिपेज फॉर फैट डाइजेशन एंड एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए। तो ये पैनक्रियास क्या करता है, उसको 3 एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, लिपेज एंड एमाइलेज। ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, लिपेज फैट के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज। ओके, इसके साथ साथ पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन भी रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि जितना शुगर को डाइजेस्ट करना है उसको वहां पे डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन नाम का एक एंजाइम वो रिलीज करेगा। अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो शुगर है वो बॉडी के बाहर चली जाएगी, वो पचेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगी, तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, फिर हमें डायबिटीज होगा। ओके, तो इंसुलिन जो है दैट टेक्स द शुगर। ओके, वो शुगर को पकड़ के रखता है। ओके, तो वो इंसुलिन भी जो है पैनक्रियास ने ही डाला होता है। उसके अलावा इसके बाद जो फूड है वो जाएगा कहां पे, जेजुनम में, और उसके बाद जाएगा इलेयम में। जेजुनम इज द मोस्ट बड़ा सा पार्ट है। ओके, डेडेनम के बाद डिओडेनम के बाद जेजुनम में जाएगा। जेजुनम में बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली। ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर हिलते रहते हैं ऐसे, दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या मतलब होता है कि एक पाइप है, देखो यहाँ से, और यहाँ से अगर फूड जा रहा है तो इधर ये पाइप की दीवारों के साथ वो टच होके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भेज दूं, रख दूं, तो क्या होगा, ये इनके साथ भी टकराएगा, और जिसकी वजह से मैक्सिमम जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिशंस है, जो पार्टिकल्स है जो डाइजेस्ट होने के बाद बने हैं, उसको हमारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए ब्लड जो होता है उसके अंदर ऐड करने का काम ये जेजुनम एंड इलेयम करता है। कौन कौन से एलिमेंट्स, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब जो हमने डाइजेस्ट किया है फूड में से, उसको ये जो विलीज होते हैं, ऐसे विलीज जो होते हैं, विली, वो क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को यहाँ से खींच के ब्लड के साथ ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देते हैं। तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में घूम के जहाँ जिसको जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पहुंचा के आता है। ओके, तो दैट ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सबको वो ले लेता है। ओके, तो और इलेयम जो है दैट इज द लास्ट पार्ट दैट जो कनेक्ट्स विद द बिगर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी देखो 1.5 मीटर का बड़ा सा एलिमेंट है। ओके, बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा, और थोड़ा उसका विड्थ भी ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसकी विड्थ ज्यादा होती है, लार्ज होती है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। 1.5 मीटर की लेंथ होती है, और जो इसने नहीं किया है, यानी कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने नहीं किया है वो काम वो करेगा। वहां पे भी विलीज ही रहेंगे, उसमें भी विली रहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। वो क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये जो सेमी सॉलिड पेस्ट था, कैसा पेस्ट था, सेमी सॉलिड पेस्ट जो था यहाँ पे, उसको सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि पानी निकाल लेंगे सेमी सॉलिड में से, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ उसको स्टोर भी करके रखेगा। ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा स्टोर करके रखेगा। ओके, और रेक्टम है उसके बाद, और उसके बाद है एनस। तो रेक्टम जो है उसका काम भी सेम है जैसे ये वाला, मतलब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो हमारा टॉयलेट होता है बेसिकली, उसको वो टेम्पररी स्टोर करके रखता है। रेक्टम मतलब रेक्टम में आने के बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, जब तक वो लार्जर इंटेस्टाइन के अंदर है आपको टॉयलेट नहीं लगेगी, आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, वो स्टोर करता रहेगा। जब ये पूरा भर जाएगा, पूरा नहीं मतलब जो उसकी कैपेसिटी है अकॉर्डिंगली वो भर जाएगा, तो फिर वो जो सॉलिड वेस्ट है उसको रेक्टम में भेजा जाएगा, और रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज होता है जो रेक्टम टेम्पररी स्टोर करता है, और उसके बाद एनस के थ्रू वो सॉलिड वेस्ट जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा एनस के थ्रू। ओके, एंड एनस के थ्रू बाहर सॉलिड वेस्ट को बाहर फेंकने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एजेशन। ओके, तो ऐसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वर्क करता है। फटाफट पूरा रिवाइज कर लेते हैं। माउथ, थोड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। माउथ में क्या होता है, सलाइवरी एंजाइम, एसोफेगस उसको आगे लेके जाता है। हमारे स्टमक में 3 चीजें होती है, HPM, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। क्या करते हैं आपको पता है। उसके बाद आगे जाएगा डिओडेनम में 3 चीजें होगी, एक तो बाइल रिलीज होगा, उसके बाद ट्रिप्सिन के बाद लिपेज के बाद एमाइलेज।
एमाइलेज, ये सब होने के बाद सबको डाइजेस्ट करने के लिए देयर आर विलीज, डाइजेस्ट होने के बाद उसको अब्सॉर्ब करने के लिए देयर आर विलीज, और विलीज होते हैं जेजुनम में, इलेनम में। इलेनम और जेजुनम जो है वो रिलीज करके एब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। उसके बाद लार्ज स्ट्रीम, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब किया जाता है, सॉलिड वेस्ट बनता है और सॉलिड वेस्ट को टेम्पररी स्टोर करता है। उसके बाद रेक्टम में चला जाता है टेम्पररी स्टोरेज के लिए, और एनस के बाहर वो एजेशन के फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो दिस इज ये हमारा है ह्यूमन डाइजेशन। लेट अस अंडरस्टैंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज डायग्राम, ये डायग्राम है जिस पे आप समझ सकते हो, ये मैंने बनाया है, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, फिर भी दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोज, नोज से स्टार्ट होता है कि करके समझते ही जाए कहां से कहां एयर जाता है। तो नोज इज द बेसिक जहां से हम एयर को हवा में से खींचते हैं, और वो देन पासिस थ्रू द नेसल पैसेज। ओके, नेसल यानी कि नाक का जो पैसेज है, यहाँ पे नेसल पैसेज के थ्रू वो पास होता है। नोज में फाइन हेड्स, छोटे छोटे हेड्स रहते हैं और हल्का सा म्यूकस रहता है। म्यूकस जनरली पैसेज में रहता है, जिसकी वजह से फाइन हेड्स क्या करते हैं, फाइन हेड जो है उसको थोड़ा सा फिल्टर कर देते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा हवा के साथ खींच के आया है उसको वहां पे अटका देंगे। और म्यूकस जो है वो लेयर रहता है, ये पैसेज के अंदर ऐसा म्यूकस का लेयर रहता है जो कि हवा को हल्का सा गर्म करता है और मॉइस्चरिंग कर देता है। मॉइस्चर यानी कि ड्राई एयर नहीं रहने देता उसको, मॉइस्ट यानी कि हल्की सी गीली कर देता है, जिससे वो इजीली पास ऑन हो सके, और वार्म कर दे ताकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे वो मैच हो सके, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, राइट। तो नोज जो है इतना काम करता है, नोज और नसल पैसेजेस। उसके बाद इट गोज टू द फेरिंग्स, इसको अलग अलग फारिंग्स, फेरिंग्स, फीरिंग्स जो बोलना है बोल सकते हो, आपको याद रहना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग्स। ऑफ फेरिंग्स, और फेरिंग्स जो है उसको उसके अंदर वो जाता है, दैट इज अ कॉमन पैसेज जहां पे एयर और खाना जब खाते हैं और यहाँ से जब ये भी आता है अपना एयर, दोनों एक ही जगह से पास होते हैं, और वो जो कॉमन पैसेज है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन रहता है। उसके बाद है लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि उसको हम वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, जहां से जब एयर पास होती है तो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जब एयर पास होती है तो वहां से आवाज आती है। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो नोज, नाक से हमने खींचा, यहाँ से पास हुआ, पास होने के बाद दैट गोज टू द ट्रैकिया और ट्रेसिया। जैसे मैंने बताया प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको स्पेलिंग याद रहना चाहिए। ट्रैकिया या फिर ट्रेसिया जो एक विंड पाइप है। तो जैसे हमने आगे वीडियो अगर देखा हुआ आपने, तो वो वीडियो में उसमें मैंने समझाया है कि वो अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एक सिंपल एसोफेगस है जो कि एक नली है मसल से बनी हुई, राइट। यहाँ पे ये जो है दिस इज नॉट ओनली फॉर ऑफ मसल्स, इट इज मेड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज यानी कि मतलब इसको टाइप ऑफ हड्डी, टाइप ऑफ बोन आप ये कंसिडर कर सकते हो। ये एक बंद रिंग की बनी हुई, हड्डियों की रिंग की बनी हुई एक पाइप जैसा है, मतलब ये कभी बंद नहीं होती, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो खाना तो जोर करके नीचे चला जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हवा को जाने के लिए वो प्रेशर नहीं कर पाएगी, राइट। तो पाइप को हमेशा खुला रहना पड़ेगा। तो उसका खुला रखने के लिए कार्टिलेज डायरेक्टली वो हड्डी या फिर बोन तो नहीं होता, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ बोन, इट इज अ बोन बट टाइप ऑफ बोन, इतना स्ट्रॉन्ग बोन नहीं रहता, लेकिन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो उसको कोलैप्स होने से यानी कि बंद होने से स्टॉप करती है ताकि वो बंद ना हो जाए। ओके, तो इसकी जो नली है बेसिकली विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, वो जो है वो इतनी अलग से बनी हुई होती है जिससे हवा जो है बिंदास उसमें से पास हो सके जब चाहे। देन दिस ट्रैकिया इज व्हेन गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स दो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। लंग्स के बारे में समझो तो स्पॉन्ज लाइक ऑर्गन्स रहते हैं, स्पॉन्ज जैसे ऑर्गन्स रहते हैं, और चेस्ट की कैविटी में इधर ऊपर रहते हैं वो, ओके। और उसके अंदर मिलियन उसके ऊपर आते हैं, लेकिन चेस्ट कैविटी में वो रहते हैं, और दो रहते हैं, टू, ओके, टू पीसीस आता है, दो अलग अलग लंग्स रहते हैं। तो दोनों लंग्स एक साथ काम करते हैं और एक साथ ही मतलब खराब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो दो लंग्स हैं, तो दो लंग्स के लिए ट्रैकिया जो है वो ब्रोंची में कन्वर्ट होते हैं। ब्रोंची बोलो, ब्रोंकी बोलो, ब्रोंची में वो कन्वर्ट होते हैं, दो अलग अलग ब्रोंकी में, ओके। एक के लिए इसको भी ब्रोंकी बोलते हैं और इसको भी ब्रोंची ही बोलते हैं। और ब्रोंचीज जो है वो आगे जाके और ज्यादा ब्रोंचियोलीज में कन्वर्ट होती है। जैसे यू कैन सी ये इधर आई और इधर फिर आगे बढ़ गई आगे ब्रोंचियोल्स में, ओके। ब्रोंकियोल्स या फिर ब्रोंचियोल्स में वो कन्वर्ट हो गई, फैल गई, मतलब एक पाइप आ रही थी, दो पाइप में बढ़ी, दो पाइप में से वो छोटी छोटी और पाइप्स में बढ़ गई। और उसके जो एंड्स है, यू कैन सी ये एंड को मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है इधर, दैट इज एल्वोली।
ओके, अल्वेली, एल्वोली या फिर एल्वेली बोलो, एल्वोली में जनरली बोलता हूँ तो एल्वोली में कन्वर्ट होते हैं। एल्वोली कैसा है देखो, इस यहाँ पे अगर देखो जूम करके तो इतने सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो लंग्स हमने देखे, लंग्स में मिलियंस ऑफ अल्वेओलीज आर देयर। अल्वोली क्या होता है, एसेक्स, एसेक्स यानी बलून जैसे टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थीन वॉल, काफी पतली वॉल होती है उसकी, और वो सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, मतलब उनके आजू बाजू ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड ट्यूब्स होती है। मतलब दिस इज द फाइनल पॉइंट जहां पे एक्सचेंज होगा एयर का। मतलब जो भी आपने नोज में हवा खींची, आप बोलते हो ना कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, नहीं, हम पूरी एयर इनहेल करते हैं, सब कुछ इनहेल करते हैं, लेकिन उसमें से एल्वोली जो है सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर जाने देगा, बाकी सब वापस बाहर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल, नोज में से एयर आई, यहां से आई इधर, इधर जाए इधर, और एल्वोली तक पहुंची। एल्वोली के आजू बाजू सराउंडेड बाय कैपिलरीज है। तो कैपिलरी क्या करती है, बाहर से मतलब बॉडी में से हर एक जगह से वो ब्लड को कलेक्ट करके आती है। कौन सा ब्लड, यूज्ड ब्लड को वो कलेक्ट करके आती है। कहां पे, लंग्स में एल्वोली के पास जाती है। एल्वोली उसको O2 देता है, वहां से वो CO2 कलेक्ट करती है। ओके, एल्वोली क्या करती है, उसको O2 देती है, कैपिलरीज एल्वोली को CO2 देती है, O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। समझ रहे हो, फिर से एल्वोली में गया ऑक्सीजन, वहां से आई कैपिलरी लेके आया CO2, कैपिलरी ने CO2 इसको दिया, एल्वोली ने O2 इसको दिया, ये एक्सचेंज हो गया, एल्वोली के पास CO2 आ गया, वो फिर से CO2 यहां से फिर से रिटर्न चला गया बाहर, सेम वे में। ओके, और नया O2 इधर आ गया। ओके, जो आया सब आया, O2 एब्जॉर्ब हो गया, बाकी सारा बाहर गया, उसके साथ CO2 भी बाहर गया जो ब्लड में से आया। तो यू कैन से कि जो लंग्स है वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। ब्लड जिसके अंदर CO2 है उसको निकाल के वो O2 डालते हैं अंदर, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि O2 जो है वो एल्वोलीज जो है वो ब्लड को क्लियर करती है, प्योर करती है, शुद्ध करती है। और एल्वोली क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर है, तो लंग्स का मेन काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। ओके, अभी देखो एल्वोली जो है बहुत ही थीन स्ट्रक्चर्स है। अगर ऐसा देखो कि एल्वोली जो है क्या करती है एग्जैक्टली, तो एल्वोली जो है सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे ये सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एल्वोली एंड कैपिलरी, लंग्स और कैपिलरी के बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है, जिससे एक्सचेंज जो है वो फटाफट हो सके। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि एल्वोली अगर इतना सरफेस एरिया बढ़ाती है तो कितना एग्जैक्टली, तो अगर हम नॉर्मल एक ह्यूमन की बात करें, कि नॉर्मल पुख्त ह्यूमन की, यानी कि एक बड़े हम मेरे जितने ह्यूमन की बात करें, तो 80 मीटर स्क्वायर जितना एरिया, सरफेस एरिया वो कवर करेगी। 80 मीटर स्क्वायर होता है एक टेनिस कोर्ट देखा है ना, जहाँ पे टेनिस खेलते हैं ना, वो सामने वो गार्डन वाला है, ऐसा टेबल टेनिस वाला छोटा सा नहीं, टेनिस कोर्ट, इतना बड़ा एरिया एक एल्वोलीज कवर कर सकती है अगर उसको ऐसे स्प्रेड कर दिया जाए। आप समझो कितना ज्यादा सरफेस एरिया जो है ये एल्वोलीज क्रिएट करती है। ओके, अभी समझते हैं कि इनहेल और एक्सहेल कैसे होता है। तो जैसे चेस्ट की कैविटी के अंदर है, तो चेस्ट की कैविटी के अंदर क्या होता है कि ये जो कैविटी जो है वो बढ़ती है ऐसे, तो क्या होगा, अंदर सक्शन क्रिएट होगा, तो यहाँ से एयर खींच के अंदर आएगी, वैसे ही वो कॉम्प्रेस होगा, यहाँ से एयर बाहर चलेगी। तो इनहेल एक्सहेल जो है वो ऐसे होता रहता है कंटिन्यूअसली, इसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, ऐसा कुछ। और ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम यानी कि ऐसा कुछ एलिमेंट ऐसा होता है, ये पसलियों से बना हुआ एक पूरा कैविटी है, जिसको प्रेस और रिलीज करने के लिए डायफ्राम होता है। ओके, ये जो रेस्पिरेशन है, ये ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम हमने समझा। इसमें एल्वोली के पास कैपिलरी ट्यूब्स जो ब्लड लेके आती है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स के पास होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका काम ही, हीमोग्लोबिन का काम ही ये है कि उसको क्या करना है, ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करना है। यानी कि ब्लड जब एल्वोली के पास से पास होगा तो O2 वो एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को रिलीज करेगा। CO2 कोई और रिलीज कर देगा, लेकिन O2 को एब्जॉर्ब करने का काम जो है दैट इज हीमोग्लोबिन का। ओके, तो हीमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब करेगा और पूरी प्योर ब्लड को आगे बढ़ाएगा, आगे काम आए उसके लिए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स में फर्क होता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि हमारे जैसे जो बाहर रहते हैं, तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं, नाक से डायरेक्टली, राइट। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इस टाइप का होता है। इनका भी, एक्वेटिक एनिमल्स का भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब वाटर को खींचना पड़ता है, पानी में जो एब्जॉर्ब, तो उसके लिए उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, एक स्पेशल एलिमेंट होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है, जिसको गिल्स बोला जाता है, बाय विच दे एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। हम स्लोली रेस्पिरेट करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारा एयर अवेलेबल है, इनको रेस्पिरेट बार बार करना पड़ता है सर,
क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि वो एक्वेटिक है, उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन लेना है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बार बार उनको ब्रेथ लेना पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट नियरली सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन एलिमेंट है हार्ट। तो हार्ट का वर्किंग मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन चलता है वो ड्यू टू हार्ट चलता है, राइट। तो हार्ट कैसे काम करता है हम देखने वाले हैं। दिस इज द ड्राइंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। देख के घबरा मत जाना, मैं इसको सिंपली फॉर्म के अंदर समझाने वाला हूं, अंत तक बने रहिएगा। पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट का काम क्या है? पूरी बॉडी में पंप करते रहना ब्लड को, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो अकॉर्डिंगली अगर ग्रेविटेशन के हिसाब से देखें तो ब्लड जो है इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन एक पंप दिया गया है हमको जो ये काम कंटिन्यूअसली करता रहता है, वर्क्स continuously and it is the main or one and only part of the circulatory system of our body, जिसमें ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ करता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्ट्रक्चर में ही सब कुछ समझ लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है उसका साइज देखो तो एक फिस्ट जितना यानी कि एक मुट्ठी जितना, हमारी मुट्ठी जितना उसका साइज है, और कोन शेप ये जो दिखता है वो लिटिल बिट कोन शेप का होता है, मतलब उसका जो शेप है कोन शेप है। लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी स्लाइटली लेफ्ट साइड, हमारी लेफ्ट साइड पे चेस्ट की कैविटी में है, लेकिन हल्का सा, पूरा ऐसे कॉर्नर पे लेफ्ट नहीं, लेकिन सेंटर से हल्का सा लेफ्ट साइड पे ये लोकेटेड है। 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। अगर मैं ये समझाने बैठूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी समझाने बैठूंगा, ये बनाता हूं और एक एक करके आपको समझाता हूं। बेसिकली हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ओके, राइट साइड देखो, हमको कौन सी राइट लेनी है? अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट हुआ, ये मेरा लेफ्ट हुआ, दैट मींस दिस आर द राइट साइड्स एंड दिस आर द लेफ्ट साइड्स। ओके, अपने उल्टे घूमने के बाद ये राइट हो जाता है, तो ऐसे नहीं देखना है हमको, ये राइट ये लेफ्ट। ओके, तो ये जो है दिस इज योर, ऊपर वाले को बोलेंगे हम एंट्रियम। क्या बोलेंगे हम? एंट्रियम। ओके, और नीचे वाले को बोलेंगे हम वर्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या है आपका? राइट एंट्रियम, और ये क्या है आपका? राइट वर्टिकल। वैसे ही ये है लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वर्टिकल। गॉट इट? ये हमारे चार्ट, यहां पे मैं उसको साथ साथ में दिखाता जाऊंगा। दिस इज योर राइट एंट्रियम, ओके, एंड दिस इज योर लेफ्ट एंट्रियम। राइट वर्टिकल ये वाला पोर्शन और लेफ्ट वर्टिकल ये वाला पोर्शन, ठीक है। अभी यहां पे क्या होता है कि ब्लड जो आता है पूरी बॉडी से घूमता हुआ, पूरी बॉडी में से जो घूम के ब्लड आया वो है राइट साइड पे आएगा, राइट एंट्रियम में आएगा, राइट एंट्रियम से वो राइट वर्टिकल में जाएगा, राइट वर्टिकल से वो जाएगा लंग्स की ओर प्योरीफाई होने के लिए। समझ रहे हो? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो पहले हार्ट में आता है, हार्ट उसको पंप करके लंग में भेजता है, लंग से वो क्लियर होके ऑक्सीजनेटेड होके वापस आ जाता है एंट्रियम में लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से उसको पंप किया जाता है और वो वापस बॉडी में घूमने के लिए जाता है, जहां पे वो ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करेगा और वापस आएगा। ठीक है, तो राइट एंट्रियम इज द रिसीवर, राइट वर्टिकल इज द पंपिंग एलिमेंट, लेफ्ट एंट्रियम इज द रिसीवर एंड लेफ्ट वर्टिकल इज द पंपिंग। यानी कि वर्टिकल्स क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? जस्ट रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो 4 चैम्बर में, तो हमारा अगर यहां पे देखे तो राइट और सबके बीच में एक एक वाल लगा हुआ है। देखो, राइट एंट्रियम से राइट वर्टिकल में जाने के लिए इधर एक वाल लगा हुआ है। ये वाला जो वाल्व है वो वाल्व होता है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। सिमिलरली लेफ्ट एंट्रियम से राइट लेफ्ट वर्टिकल में जाने के लिए जो वाल्व लगता है वो है बाइक्यूस्पिड। ये वाल्व के नाम है 3 लेयर के होता है, 2 लेयर का होता है, इसलिए ट्राई एंड बाई नाम लिखा हुआ है। इनका काम है एंट्री देना, ओके, रिटर्न एंट्री ब्लॉक करना। ये जो वाल्व होते हैं क्या करते हैं? ये जो वाल्व होते हैं क्या करते हैं? एक बार अंदर ब्लड चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि पंप कैसे होगा फिर अगर वापस आ गया तो, राइट। तो अंदर एक बार एंटर हो गया, दोनों वाल्व का वही काम है कि एक बार अंदर एंटर हो गया वो वापस नहीं आ सकता। ओके, तो यहाँ पे जो वाल्व है दिस इज योर ट्राइक्यूस्पिड एंड दिस इज योर बाइक्यूस्पिड। ओके, तो राइट एंट्रियम में लिक्विड यानी कि ब्लड कहां से आता है? दैट कम्स फ्रॉम वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ऊपर से आता है अपर बॉडी से, वेना कावा फ्रॉम
लोअर बॉडी, नीचे से भी आता है ऊपर से भी आता है, मतलब अपर बॉडी से जो आता है उसको सुपीरियर बोला जाता है और इसको बोला जाता है इंफीरियर। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इधर देखो तो अपर बॉडी से आ रहा है, दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो वेना कावा से ब्लड आ गया आर्टरियम के अंदर, आर्टरियम से वो चला गया कहां, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट आर्टिकल से वो सॉरी राइट एंट्रियम से वो चला गया राइट वर्टिकल्स के अंदर, ओके, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल्स से यहां पे उसको एंट्री मिली, कैसे एंट्री मिली, सिंगल वे वाल्व द्वारा, यानी कि ट्राइक्यूस्पिड वाल्व के द्वारा। अभी यहां से इसको बाहर निकलना है, इधर से वो बाहर जाता है किधर, टुवर्ड्स द लंग, टुवर्ड्स द लंग की ओर जाता है, लंग यानी अपने फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़ों के पास जाता है। तो वहां पे भी एक वाल्व लगा हुआ है, दैट वाल्व इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ओके। कौन सा है, देखो यहां से ब्लड आया इधर और जा रहा है किधर, तो दिस वाल्व इज पल्मोनरी वाल्व। ये वाला वाल्व जो है पल्मोनरी वाल्व है, और पल्मोनरी वाल्व से वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जा रहा है लंग्स में। पल्मोनरी वाल्व जो है वो भी सिंगल वे वाल्व होता है, वन वे वाल्व होता है, वहां से आगे जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। तो पल्मोनरी वाल्व से वो जा रहा है प्राइमरी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। वो लंग में चला गया, यहां से वो लंग में चला गया, लंग में गया ऑक्सीजनेटेड, लंग का वर्किंग अलग है, लंग का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, देख लीजिएगा। तो लंग यहां से लंग्स में चला गया, लंग्स में क्या हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड उसने दे दिया, ऑक्सीजन उसने ले लिया, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड हो गया। वो प्योर ब्लड घूम के आएगा यहां पे, किधर आएगा, लेफ्ट एंट्रियम के अंदर। देखो कौन सी वेन से आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, कहां पे वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू आएगा वो लेफ्ट एंट्रियम के अंदर। लेफ्ट एंट्रियम से वो चला गया इधर, कौन से वाल्व के थ्रू, बाइक्यूस्पिड वाल्व के थ्रू गया लेफ्ट वर्टिकल्स के अंदर, ओके सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल देखो यहां से ये आ गया अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये गया, देखो इसके पीछे से लाइक दिस, एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला गया। तो एओर्टा के थ्रू जाता है, यहां से बाहर निकलता है समझो, तो एओर्टा के थ्रू जाता है, इसलिए इधर एक वाल्व लगा हुआ है जिसको बोलते हैं हम एओर्टिक वाल्व, और ये जो है दिस इज योर एओर्टा, एओर्टा, एओर्टा। समझ में आया, दिस इज हाउ द टोटल ब्लड सर्कुलेशन वर्क्स। ये डायग्राम अभी समझ में आया, मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा कैसे इसको बनाना है, ओके। सिंपल है, आर्टरियम में ब्लड आता है, कहां से आता है, वेना कावा, अपर बॉडी से, वेना कावा लोअर बॉडी से, सुपीरियर इंफीरियर आया, अंदर गया, अंदर कहां पे गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप किया, पंप कहां तक करना है उसको, सिर्फ लंग्स तक, तो लंग्स तक उसने पंप कर दिया। पंप करने के बाद वो पंप किया गया बॉडी लंग तक गया, लंग तक जाने के लिए कौन से वाल्व के थ्रू जाना पड़ा उसको, पल्मोनरी वाल्व्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज उसको लंग तक लेके गई, लंग में से वापस आ गई पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, वापस आ गया लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, लेफ्ट आर्टरियम से अंदर चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल को पंच करके, पंप करके वो एओर्टिक वाल्व के द्वारा एओर्टा के थ्रू फुल बॉडी में चला गया। अभी एक बात समझो कि यहाँ पे ज्यादा पंपिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लंग में जाना था, इधर हार्ट है इधर लंग है, बाजू बाजू में है, तो इतना ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, हल्का सा प्रेशर विल बी इनफ। लेकिन यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है उसको पूरी बॉडी में घूमना है, राइट, पूरी बॉडी में, नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, सब जगह पे जाना है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर की ज्यादा जरूरत रहेगी, फोर्स की ज्यादा जरूरत रहेगी। तो ज्यादा फोर्स जनरेट करने के लिए ये जो बॉडी है, ये जो है थोड़ी थिक रहेगी, बहुत ही मोटी चमड़ी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो मसल है, हम हार्ट को कौन सा ऑर्गन बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी जो वॉल्स है वो काफी मस्कुलर रहेगी, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स जनरेट करना है। दूसरी चीज, बीच में जो लाइन है जिसको बोलते हैं सेप्टम, ये वाली लाइन दोनों पार्टिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स और दोनों एट्रियम्स को अलग करती है, ये वाली लाइन उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम भी थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे और ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे, राइट साइड पे याद रखो, राइट आर डी, राइट डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ओ एल ओ, आर डी एल ओ, एल लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो इन दोनों को मिक्स नहीं होने देना है, इसलिए यहाँ पे जो वॉल है वो भी काफी थिक वॉल है, ओके।
तो दिस इज वर्किंग। उसके आगे भी थोड़ा बहुत है कि इसके ब्लड में जो है मतलब लिखने के लिए हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो उसमें जो है हमारे हार्ट में जो है डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन कौन सा एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसमें क्या होता है, हार्ट से लंग में जाता है और लंग से वापस आता है, यानी कि हार्ट से बाहर गया, कहां से गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया और पल्मोनरी वेन से वापस आया। पल्मोनरी आर्टरीज से गया और पल्मोनरी वेन्स से बाहर आया। दैट मींस पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ये कौन सा हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, हार्ट टू लंग्स एंड बैक। सिमिलरली सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगा, तो हार्ट से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में गया और बॉडी में जाके वापस आया। इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट टू द बॉडी एंड बैक। ओके, और इसके साथ हार्ट के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, दैट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, तो हार्ट जो है क्या करता है, पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी दबना और रिलैक्स यानी ढीला होना, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। और कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन जो है एक रिदम में होता है, और ये जो प्रोसेस है डूइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस इन रिदम इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, हार्ट बीट एक प्रोसेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस जो है रिदमिक होता रहता है। कितनी बार होता है, हेल्दी हार्ट में 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स ये होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, यानी कि जब हार्ट दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सिस्टोल। एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल और इसको बोलते हैं सिस्टोल। ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही मापा जाता है, इसे ही मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कितना प्रेशर होना चाहिए, 120 mm of Hg फॉर द हेल्दी हार्ट। ओके, एंड डायस्टोलिक प्रेशर के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 80 mm of Hg जितना प्रेशर होगा डायस्टोलिक के, यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पे, तो वो प्रेशर कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दबाने के मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रेशर बढ़ाया है, राइट। तो और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम होगा। और ये जो मेजर किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, देखो, स्फिग्मो या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, दो पार्ट में बोलेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। तो दिस इज अबाउट हार्ट। ओके, हार्ट जो है बहुत ही एफिशिएंटली पूरी लाइफ हमारी काम करता रहता है, विदाउट एनी स्टॉप, कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। उसमें ब्लड आता है, उसको पंप करता है, प्रेशराइज करता है और वापस भेजता है। ओके, तो दिस इज हाउ आवर हार्ट वर्क्स, दिस इज हाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेन, उसका जो मेन एलिमेंट है वो ऐसे काम करता है। समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन यानी कि हमारे अंदर वेस्टेज को बाहर कैसे निकाला जाता है, जो हमारा जो भी मतलब यूरिनरी वेस्टेज बचता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक ना हो उसके लिए जो कुछ भी बना के यूरिन के फॉर्म में निकाला जाता है उसको बोला जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके एक्चुअली एज अ क्वेश्चन देखें तो दो पार्ट है, एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और दूसरा है एक्सप्लेन हाउ द यूरिन इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, तो मैंने दोनों एक ही साथ ले लिया है क्योंकि एक ही इंपॉर्टेंट चीज है और एक ही साथ समझने में ही क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद देखेंगे नेफ्रॉन को। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसके जो है बेसिक और सबसे बड़ा और सबसे मेन एलिमेंट जो है वो है किडनी। ओके, तो लेट अस ट्राई, ये हम समझ लेंगे प्राइमरी ऑर्गन जो है वो किडनी है। वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन बनाता है। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करके उसमें से यूरिन बनाना। तो किडनी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज अ देयर आर टू किडनीज, बेसिकली इधर है और एक इधर है, ये दोनों किडनीज हैं और बीन शेप्ड है। बीन यानी जो मतलब बीन आते हैं ना, अभी क्या बोलो उसको मुझे नहीं पता है, लेकिन बीन यानी वो खाने में बीन आते हैं, वटाना बोलते हैं उसको, वाल भी बोलते हैं। तो वो बीन शेप्ड, बीन के शेप के किडनीज है, दो अलग अलग ऐसे शेप के किडनीज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन यानी कि सेंटर पीछे की ओर होता है, दोनों साइड पे एक एक किडनी, एंड इट इज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि नीचे की ओर, पेट के पीछे के भाग में बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी है। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अगर इसका बोले
कि किडनी के अंदर ऐसा तो क्या है जो यूरिन को फॉर्म करके देता है, वो है नेफ्रॉन। ओके, और उसका डायग्राम इधर है। लेकिन अभी हमको क्या समझना है, इतना ही लिखना है कि स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर करीब करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं जो बहुत सारे होते हैं किडनी के अंदर, जो एक्चुअली में ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। यानी कि किडनी के जो यूनिट्स है, जो बेसिक काम करने का काम अंदर जो कोई काम कर रहा है, वो है नेफ्रॉन। ओके, किडनी एग्जैक्टली करती क्या है, फिल्टर्स ब्लड को फिल्टर करती है, हमने आगे भी देखा। टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड्स और एक्सेस सॉल्ट्स, जो कि हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। कब होते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाके आया, सेल्स ने जो जो भी चाहिए था, उनको न्यूट्रिशंस चाहिए थे, उन्होंने ले लिए। ओके, और बाकी का जो है वो उन्होंने जो काम करके जो वेस्टेज निकाला है, सेल्स ने जो वेस्टेज निकाले हैं, वो सब दे दिया ब्लड को। अभी ब्लड को वो फिल्टर करना पड़ेगा। ब्लड दो जगह पे फिल्टर करता है, एक उनका CO2 जो कि लंग्स में फिल्टर होता है, राइट, CO2 चला जाता है, O2 आ जाता है, और बाकी का जो वेस्टेज है, ऐसा कुछ यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सेस सॉल्ट जो है, दे आर बीइंग फिल्टर्ड इन द किडनीज। ओके, किडनी में उसको अच्छे से फिल्टर किया जाता है। ये क्या करता है, ऐसा क्लियर करने से क्या होता है, मतलब फिल्टर करने से होता क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि न्यूट्रिशंस, ऐसा बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड ऑल, तो वो सब हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रहता है। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है वो भी मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशंस चाहिए, हमारा ब्लड की जो थिकनेस होनी चाहिए, वो सब उसके फिल्ट्रेशन के बिना नहीं मेंटेन हो सकती। तो ये इंपॉर्टेंट काम जो है वो किडनी करती है। कैसे करती है उसका अलग से क्वेश्चन है, नेफ्रॉन्स को समझना पड़ेगा। लेकिन व्हेन इट इज आस्क्ड, पूछता है अगर कोई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो हमें यही लिखना है। ओके, उसके बाद किडनी के बाद इसमें क्या है, किडनी से जो फिल्टर्ड जो यूरिन बना है, बेसिकली किडनी के अंदर यूरिन बनता है, दैट गोज टू द यूरेटर। यूरेटर क्या है, यूरेटर 3 मस्कुलर ट्यूब्स है, पतली पतली मस्कुलर ट्यूब्स है, जिससे यूरेटर के थ्रू यहाँ पे जो यूरिन बना है, वो यूरिन जो है वहां जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में। कहां पे चला जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में, जो कि होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ऐसे होलो मस्कुलर ऑर्गन अंदर से खाली है, जिसके अंदर यूरिन जो है स्टोर होगा टेम्पररी स्टोर होना, यानी कि जब तक हम सुसु ना करें, ओके, तब तक के लिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो सुसु यानी कि यूरिन जो है वो पड़ा रहेगा। ओके, देन यूरेथ्रा, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूब, जो मिच्यूरेशन के लिए काम आएगा। ये थोड़ा अजीब वर्ड हो गया, यूरिनेशन लिख दो, यूरिनेशन के लिए काम आएगा। यूरिनेशन मिच्यूरेशन सेम ही है, ये जोड़ा थोड़ा ज्यादा ही बायोलॉजिकल वर्ड है, तो हम लिखेंगे यूरिनेशन। यानी कि यूरेथ्रा जब फुल भर जाएगा, जब हम सुसु करने जाएंगे, तो वो सुसु जो है यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर की ओर चला जाएगा। ओके, तो दैट इज द यूरेथ्रा, दैट इज द ट्यूब दैट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी टू यूरिनेट। ओके, यूरिन को बाहर फेंकने के लिए। तो दिस इज वेरी सिंपल, किडनी में यूरिन बनता है, यूरेटर से यहाँ जाता है, यहाँ से बाहर चला जाता है। ओके, दिस इज वेना कावा इज द मतलब जो अनफिल्टर्ड ब्लड है वो वापस जा रहा है। एरोटा, जहाँ से जो मतलब रेड कलर वाली एरोटा, जहाँ से ऑल्टा, जहाँ से एओर्टा, जहाँ से ब्लड आ रहा है, वो फिल्टर होके आगे जा रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। ओके, अभी आगे देखिए हम कि ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी अगर क्वेश्चन बनता है कि हाउ द यूरिन इज फॉर्मेटेड, मतलब यूरिन बनता कैसे है, तो वो बनता कहाँ पे है, किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स इज द आंसर फॉर हाउ द यूरिन इज फॉर्मेटेड। फॉर्मेशन कैसे होता है, नेफ्रॉन से होता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द नेफ्रॉन्स वर्क। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन्स। तो आप समझो कि नेफ्रॉन्स यानी कि यहां से जो ब्लड अंदर गया, प्योरिफिकेशन के लिए जो ब्लड अंदर गया, वो कहां जा रहा है, तो वो जा रहा है यहाँ पे, ये यूनिट के अंदर। दैट इज द फर्स्ट यूनिट। ओके, दैट इज द फर्स्ट एंड मेजर यूनिट ऑफ किडनी, जो है ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल। ये जो बाहर का दिख रहा है ना, दैट इज ग्लोमेरुलस। उसमें क्या है, दैट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट एक्चुअली फिल्टर्स द ब्लड। ओके, मतलब जो ब्लड अंदर गया उसको एक्चुअल में फिल्टर, कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है। और ब्लड जो है एकदम छोटी छोटी, कैपिलरीज यानी कि बहुत ही छोटी वेन्स, ओके, जिसके अंदर बहुत ही पतली पतली वेन्स है, तो वहां पे वो जाएगी, वहां से उसको फिल्टर किया जाएगा। ओके, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में
जाती है। ओके, ग्लोमेरुलस एक्चुअली इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जहां पे उसको फिल्टर किया जाता है, और जो फिल्टर में से बच गया यानी कि ब्लड क्लैरिफाई हो गया, जो फिल्टरेट यानी कि फिल्टर होने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें बच गई उसको स्टोर किया जाता है बाउमेंस कैप्सूल में। ये पूरी बाउमेंस कैप्सूल है, ये अंदर जो दिख रही है आपको, दैट इज योर बाउमेंस कैप्सूल। अभी दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ यूरिन। ओके, ये इनिशियल स्टेज है, ये यूरिन नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये यूरिन है। यूरिन अभी बनेगा, ये थोड़ा बहुत कैपिलरीज में से फिल्टर किया और जो फिल्टरेट बचा वो यहाँ पे स्टोर हुआ। नाउ दैट गोज टू द ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे देखो, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनरी एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, देयर आर द 3 ट्यूब्यूल्स देयर। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या करता है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है रीएब्सॉर्ब, यहाँ पे तो एब्सॉर्ब करना था वो हो गया, किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज में से जो भी निकलने वाला था वो सब निकाल दिया, उसको बाउमेंस कैप्सूल में रख दिया। उसके बाद बाउमेंस कैप्सूल में से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के थ्रू पास किया जाएगा। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है रीअब्सॉर्ब करेगा क्या? वाटर, ग्लूकोज और यूजफुल आयंस को फिर से एब्सॉर्ब करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा और उसको ब्लड स्ट्रीम में फिर से डाल देगा। ओके, यानी कि ये यूरिन में से भी जो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर थोड़ा बहुत यूरिन जैसा बन गया है, इनिशियल स्टेज ऑफ यूरिन बन गया है, उसमें से निकालेगा क्या क्या? वाटर, ग्लूकोज एंड यूजफुल आयंस निकालेगा और उसको ब्लड स्ट्रीम के यानी कि ब्लड में फिर से एंटर करा देगा। लूप ऑफ हेनरी वो भी वही करेगा, कॉन्सेंट्रेट्स यूरिन बाय रीअब्सॉर्बिंग वाटर एंड सॉल्ट्स, जो भी रिक्वायर्ड जो भी सॉल्ट्स है बॉडी के लिए वो लूप ऑफ हेनरी, यानी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद क्या आता है? लूप ऑफ हेनरी। ओके, लूप ऑफ हेनले, तो ये लूप ऑफ हेनले में क्या होगा? रीअब्सॉर्ब होगा वाटर और सॉल्ट, और उसकी वजह से यूरिन पार्ट ज्यादा हो जाएगा, वाटर पार्ट कम हो जाएगा। ओके, वाटर और ज्यादा एब्सॉर्ब हो गया, उसको फिर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया गया। देन डिस्टल ट्यूब्स, लास्ट वन, दिस इज द डिस्टल ट्यूब। डिस्टल ट्यूब रेगुलेट्स द पीएच ऑफ ब्लड, वो आयन एक्सचेंज करता है। ओके, आयन एक्सचेंज यानी कि आयन को लेता है, देता है, और वो क्या करता है? इन शॉर्ट वो पीएच पता है ना, एसिडिक बेसिक, तो वो पीएच जो ब्लड का होना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा आयंस को दे देके। ओके, और वो डिस्टल ट्यूब, उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद यानी कि ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, उसके बाद जो बचा कच्चा रह गया वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट जो है एक्चुअल में कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम, ये डक्ट है, ऐसे बहुत सारे इसके आजू बाजू ऐसे बहुत सारे ये सिस्टम्स लगे होते हैं, ट्यूब्यूल्स और बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का ये सारे यूनिट्स लगे होते हैं, ऐसे बहुत सारे, तो सभी जगह से वो यूरिन कलेक्ट करती है और यूरिन कलेक्ट करके यूरेटर में डाल देती है। यूरेटर से जाएगा इधर, उधर से बाहर। समझ में आया? दिस इज हाउ द यूरिन इज फॉर्मेटेड एंड दिस इज द टोटल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन अगर आपको 4 मार्क में पूछते हैं तो आपको यहां तक ही लिखना है। दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, 2-3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ द आंसर्स आर सेपरेटेड। ये नेफ्रॉन है, सेपरेट है, वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो भी एक सेपरेट क्वेश्चन है। तो ह्यूमन में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम तो देखा कि पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे मिनरल्स को बाहर, मतलब मिनरल्स नहीं लेकिन यूरिन को बाहर फेंका जाता है। उसके अलावा भी एक्सक्रीटरी अदर ऑर्गन्स भी होता है, यानी कि सिर्फ वो किडनीज या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ही नहीं करता है, उसके साथ साथ सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी है। जैसे स्किन में वाटर और सॉल्ट्स जो है वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? स्वेट यानी कि पसीना, पसीने के थ्रू वाटर और सॉल्ट्स को निकाल दिया जाता है बाहर, राइट, दैट इज एक्सक्रीशन थ्रू स्किन। फिर लंग्स में भी वही होता है, लंग्स में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ना, एक्सहेल करते हैं। उसके साथ साथ हल्की सी वाटर वेपर, आप नाक के ऊपर हाथ रख के देखो, हल्का सा आपको वाटर वेपर जैसा फील होगा, तो वो भी लंग्स करता है। लंग्स भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो एक्सक्रीशन थ्रू स्किन, एक्सक्रीशन थ्रू लंग्स और एक्सक्रीशन थ्रू लिवर भी होता है। लिवर भी जो है टॉक्सिक एमोनिया, जो फूड के अंदर टॉक्सिक एमोनिया जनरेट होता है फूड के साथ रिएक्शन करने के टाइम पे, उसको वो यूरिया में कन्वर्ट करके फिर किडनी के पास भेज देता है फॉर द फर्दर एक्सक्रीशन प्रोसेस। यानी कि सिर्फ किडनीज या फिर ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के साथ साथ वो मेनली, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम जो हमने देखा वो मेनली एक्सक्रीशन का काम करता है, लेकिन दीज आर आल्सो द सपोर्टिंग एलिमेंट्स। अभी आप समझो कि आपका जो मेन एलिमेंट है वो है किडनी, जहां पे सब कुछ होता है, राइट, नेफ्रॉन के अंदर। तो किडनी अगर फेल हो गई तो क्या? तो ह्यूमन यानी कि हम लोगों ने दिमाग लगा के, डॉक्टर्स ने और रिसर्चर्स ने डायलिसिस नाम की एक मशीन बना रखी है, which can work as artificial kidney,
वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करेगी। इन केस ऑफ देयर इज नो किडनी, किडनी नॉट वर्किंग, तो डायलिसिस मशीन बिठाया जाएगा जिसमें ब्लड को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से डायलाइजिंग फ्लूइड की अवेलेबिलिटी में पास किया जाएगा। यानी कि ब्लड को एक मेम्ब्रेन समझते हो आप, जैसे आरओ में, आपके घर पे आरओ होगा तो आरओ में जब वो भैया आते हैं ना सेफ साफ करने के लिए, वो व्हाइट कलर का अंदर से जैसा फिल्टर जैसा कुछ निकालते हैं, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ऐसे होते हैं मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ ब्लड को वहां से पास किया जाता है, जहां से उसमें से यूरिया, सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर को निकाल दिया जाता है। तो आप समझिए कि 100% किडनी जैसा काम तो नहीं करेगा, लेकिन स्टिल इट कैन वर्क, आपकी लाइफ जो है वो चला सकता है डायलिसिस मशीन इन केस ऑफ किडनी फेलियर। ओके, तो रिसर्च साइंस बहुत ही आगे जा चुका है और इसमें भी हमने बहुत मतलब हार्ट में भी और हर एक जगह पे इतनी सारी रिसर्चेस हुए हैं कि ह्यूमन ऑर्गन्स जो है उसका भी रिप्लेसमेंट हमारे पास रेडी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इन अमीबा फॉर 2 और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। सिंपली ये डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, इजीली याद रख पाओगे। चलो समझाता हूँ। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें पहली लाइन हमारी ये होनी चाहिए कि अमीबा के अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि दैट डिपेंड्स ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू हैव द न्यूट्रिशन, और उसके ऊपर वो फीड रहता है, मतलब वो किसको खाता है, बैक्टीरिया और अलगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो खाता है। ठीक है, कैसे खाता है? सिंपली यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो दिस इज योर अमीबा। ओके, सिंपली अमीबा है और इसका ये न्यूक्लियस है, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका एक ही सेल होता है, उसकी बॉडी समझो, ऑर्गन समझो या कुछ भी समझो, वो एक ही सेल का होता है जो नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं। ये एक न्यूक्लियस है और ये उसकी बॉडी है पूरी, बस इतना ही होता है अमीबा। ओके, और ये एक फूड पार्टिकल है जो उसको वो खाना चाहता है। तो वो क्या करेगा? दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। इंजेशन यानी कि वो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा, ऐसे जैसे उसकी बॉडी में से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे जो फूड पार्टिकल के आजू बाजू ऐसे अरेंज हो जाएंगे, जिसको सूडोपेडिया भी बोलते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने ना, उसको सूडोपेडिया बोलते हैं। वो धीरे धीरे क्या करेगा? फूड वैक्यूल क्रिएट करेगा, ऐसे टेम्पररी डाइजेस्टिव कैविटी, ऐसी मतलब वो आगे जाके ऐसे बंद हो जाएंगे और क्रिएट करेंगे फूड वैक्यूल, जो एक टेम्पररी डाइजेस्टिव कैविटी है, जिसके अंदर डाइजेशन एंजाइम्स जो है वो छोड़े जाएंगे इधर, जिसकी वजह से ये जो भी है फूड पार्टिकल, उसको अमीबा जिसको एब्जॉर्ब कर सके ऐसी चीज में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि उसको बेसिकली डाइजेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। ओके, डाइजेशन के बाद क्या मिलता है? न्यूट्रिशंस। यस, तो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में न्यूट्रिशंस जो है वो सारे साइटोप्लाज्म में यानी कि यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे लाइक दिस। ओके, और बाकी सारा साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा, यानी कि वो जो न्यूट्रिशंस है उसको यूज किया जाएगा एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन और एनीथिंग दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डू। ओके, डज। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या करती है, वो ही सब अमीबा भी करता है, बिकॉज इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, शिकार करेगा फिर से दूसरे पार्टिकल को पकड़ने के लिए, जो भी है सब कुछ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन बोला जाता है। और उसका काम खत्म होने के बाद ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल जो होगा, जो कि अनडाइजेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ डाइजेस्ट होगा, कुछ तो रह जाएगा जो अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है, इसके पास इतने ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो थोड़े बहुत जो बच गया, थोड़ा बहुत जो भी बच गया, उसको सरफेस पे भेज दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे सरफेस पे भेज दिया जाएगा। लेट्स से एक डायग्राम बना देते हैं, इसको यहाँ पे सरफेस पे भेज दिया जाएगा, फिर ये इधर से टूटेगा और ये फूड पार्टिकल का जो भी पार्ट रह गया उसको बाहर निकाल के वो अपने बंद कर देगा, यानी कि सरफेस एंड एक्सपेल्ड बाय रैप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के उसको बाहर छोड़ के वो आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट फूड की तलाश में, या फिर जो उसको करना है उसके लिए। तो दिस इज वेरी सिंपल न्यूट्रिशन इन अमीबा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम के लिए इतना ही लिखना है 2-3 मार्क्स के लिए, तो चलेगा ये, है ना। तो ट्रांसपोरेशन इन प्लांट जो है ये
एक नो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे कोई सर्कुलेट जैसे नॉर्मली एनिमल्स में होता है वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट जैसी चीज का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मली नेचुरल फोर्स से ही हो जाता है। स्पेशल टिश्यूज है उसमें जो जिसके नाम है यहाँ पे देखो जाइलम एंड फ्लोएम, ये स्पेशल टिश्यूज है जिसके थ्रू आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है इजीली कंप्लीट हो ही जाता है और कोई अलग से ऑर्गन नहीं लगते, दिस आर द टिश्यूज। ओके, द प्रोसीजर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, हमारे जैसे एनिमल में होती है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होती है, हार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजीली डायरेक्टली हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इसीलिए ये जो सिस्टम है वो काफी एफिशिएंट है, हाईली एफिशिएंट है, जितना ट्रांसपोर्ट करना है सब कुछ इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। दो तरीके के, देखो ट्रांसपोर्टेशन में दो चीजें होती है, एक होता है जहां पे खाना बनता है वहां पे खाना लेके जाने का, यानी कि मिनरल्स और वाटर्स को लेके जाने का, और मिनरल्स और वाटर्स और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके जब वहां पे खाना क्रिएट यानी कि फूड जो है जब क्रिएट हो जाएगा तो उसको अलग अलग पार्ट्स में लेके जाने का। ठीक है, सिंपल है, देखो फिर से एक डायग्राम समझ लो आप, ये अपना पेड़ है, ठीक है, इसके रूट्स है और यहाँ पे सारे लीव्स वगैरह है, तो लीव्स सिंपल है, रूट से लीव्स तक जाना है, दैट इज डन बाय जाइलम, और लीव्स में जब खाना बन जाएगा, फूड जब प्रिपेयर हो जाएगा, बिकॉज प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद क्रिएट करते हैं, जब फूड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो ये फूड को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना है, दैट इज डन बाय फ्लोएम। ओके, वेरी सिंपल। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो पहले हम देखेंगे जाइलम, जाइलम में कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक नेचुरल फोर्सेस के थ्रू ही हो जाता है। कौन से नेचुरल फोर्सेस? तो पहला हम देखिए रूट एब्जॉर्प्शन। ओके, लीव्स टू अदर पार्ट्स पहुंचाना, लीव्स टू अदर पार्ट्स है ना, रूट्स टू लीव्स तक पहुंचाना, ये काम है जाइलम का, ये कौन करता है? जाइलम, और ये वाला जो काम है वो करता है फ्लोएम। तो जाइलम जो है पहले रूट में पानी एब्जॉर्ब कैसे करता है, पानी और अदर मिनरल्स, तो ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस कि दो जगह पे अगर प्रेशर डिफरेंस है, इसको समझाने नहीं बैठूंगा लेकिन इतना समझ दो कि दो जगह पे अगर प्रेशर डिफरेंस है, सॉरी कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, जैसे अगर इधर मिनरल ज्यादा है इधर मिनरल कम है, तो ज्यादा मिनरल से कम मिनरल्स तरफ ऑटोमेटिकली मिनरल्स मूव हो जाएंगे। ओके, पानी का भी ऐसा ही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस से कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस की वजह से रूट में ऑटोमेटिकली पानी और मिनरल्स खींच के आ जाते हैं। दैट फिर वहां पे एक प्रोसीजर, ये जाइलम क्या करता है, वहां पे प्रेशर बढ़ाता है, यानी कि जो भी एब्जॉर्ब होके आ रहा है रूट्स के अंदर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा ऊपर की ओर, ताकि वो नीचे, मतलब वन वे वाल्व जैसा अपने हार्ट में होता है ना, वन वे वाल्व जैसा, तो पानी अंदर आ गया लेकिन अभी वो अंदर आता जाएगा, नीचे बाहर नहीं जाने देगा, और ऊपर की ओर वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए वो पानी धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इसके अलावा दिस इज आल्सो वन मोर पॉइंट, दैट इज ट्रांसपिरेशन। अपने स्टोमाटा के बारे में अगर जानते हो तो स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स, जिससे CO2 और वाटर जो है वो हवा में छूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हवा में वाटर छूट गया तो क्या हुआ, सक्शन क्रिएट हुआ, सक्शन। तो ट्रांसपिरेशन जो है, जैसे समझो कि हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां से सक करते हैं, खींचते हैं, वैसे ही ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, पत्तों से पानी बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है यानी कि इधर से खींच के ऊपर आएगा, समझ रहे हो, यहां से जैसे पानी आपके अंदर खींच के आ रहा है, वैसे ही ऐसा समझो कि ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सकिंग द वाटर बाय स्ट्रॉ बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन हो गया, समझ रहे हो। स्टोमाटा में सिंपली हवा में पानी जो है हवा में चला गया, जिसकी वजह से सक्शन क्रिएट हुआ और खींच के पानी ऊपर आ गया, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं वैसे ही ये ऐसे ही कुछ प्रोसीजर है। ओके, और ये समझो कि स्टोमाटा क्या करता है, पानी लीव करता है, अभी पानी कितना बाहर जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर आउटसाइड, राइट। लाइट की इंटेंसिटी क्या है बाहर की, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी पानी इवापोरेट होगा, क्यों, क्योंकि पानी जो है वो अपने पेड़ यानी कि प्लांट के आजू बाजू के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को कूल रखने में हेल्प करता है, ताकि उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो फटाफट हो सके। लाइट की इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी, अगर बाहर ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इनसाइड द एयर। ओके, तो अभी पेड़ है और इसके आजू बाजू ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब आगे आजू बाजू बहुत सारा पानी, ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत सारा है, तो ऑब्वियसली यहां से मॉइस्चर नहीं जाएगा, सेम ऑस्मोसिस, ओके, ड्यू टू कंसंट्रेशन नहीं जाएगा, तो ह्यूमिडिटी के केस में ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। विंड स्पीड ज्यादा है, अगर जोर से हवा चल रही है तो पानी फटाफट उड़ेगा तो जल्दी से खींचा जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं दैट अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन।
दूसरा है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब बहुत ही सिंपल होता है, देखो एकदम पतली सी ट्यूब अगर हो, आप 11th में नेक्स्ट में अगर साइंस लेते हो तो पढ़ोगे कि एकदम पतली सी ट्यूब हो, तो उसको अगर ऐसे पानी में रखा जाएगा तो पानी ऑटोमेटिकली ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऊपर चढ़ेगा इसके अंदर। ओके, दैट इज बहुत पतली, यानी कि 0.1 mm जितनी, मतलब इतनी पतली, बहुत ही पतली अगर ट्यूब्स है तो उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, जिससे पानी जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से खींच के आ जाता है। बहुत हैवी वर्ड्स बोल रहा हूं लेकिन आप छोड़िए उसको, आप इतना याद रखिए कि कैपिलरी एक्शन से भी पानी ऊपर खींचता है। तो दिस आर द प्रोसेसेस, रूट एब्सॉर्प्शन, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन और कैपिलरी एक्शन, जिसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगती है। ये नॉर्मली भी होता है, अगर पेड़ में नहीं है, प्लांट में नहीं है, तो नॉर्मली बाहर भी होता है। वही नेचुरल फोर्सेस इसको आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से वो खींच के आएगा। मैं फोर्सेस बोल रहा हूं लेकिन दैट डजंट मीन कि एक्चुअल फोर्सेस। ओके, अलग अलग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और वो सारे फोर्सेस अलग हैं। ये जस्ट मैं आपको नेचुरल ऐसा बोल सकते हो, नेचुरल रिएक्शंस की वजह से ये ऊपर आ जाता है पानी। ओके, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जाइलम में जो भी फ्लो हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मैंने बोला जैसे कि वो वन वे वाल जैसा काम करता है कि पानी एक बार ऊपर चला गया फिर नीचे नहीं जा सकता। इन एनी केस जाइलम उसको नीचे नहीं जाने देता है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि जाइलम में जो भी फ्लो ऑफ वाटर है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में। ओके, तो क्या किया इसने, मिनरल्स और वाटर को ऊपर पहुंचा दिया, कहां तक, लीव्स तक। लीव्स और अदर पार्ट्स जहां पे भी जिसकी जरूरत है वहां तक उसको पहुंचाया जाता है, और वहां पे क्या होता है, तो फूड बनता है। फूड बनता है। फूड जनरली कौन से फॉर्मेट में होता है, शुगर में। शुगर फोटोसिंथेसिस से बनता है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शुगर और द नेचुरल फूड बाय द प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द क्लोरोफिल्स। ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस से शुगर जनरेट हो गए। शुगर लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स, मतलब फ्लोएम क्या करता है, ये शुगर को स्टोरेज ऑर्गन्स तक लेके जाता है। स्टोरेज यानी कि कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा फूड, जब नहीं होंगे लीव्स, जब पानी नहीं मिलेगा तब काम करने के लिए स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, उसमें वो अलग टॉपिक है। स्टोरेज ऑर्गन्स जो है वहां पे, या फिर ग्रोइंग रीजन्स जहां पे जल्दी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है फूड की, वहां तक इसको लेके जाता है फ्लोएम। लीव्स से जहां पे फूड बना वहां से आगे लेके जाता है। वो कैसे लेके जाता है, तो आपको बता दूं कि डेट रिक्वायर्स द एनर्जी, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है उसको, क्यों, क्योंकि फ्लोएम में होता है ट्रांसलोकेशन। ये ऑटोमेटिक होता है, ये बेस्ड ऑन नेचुरल रिएक्शंस होता है। ओके, लेकिन इसके लिए एनर्जी लगती है फ्लोएम के लिए। तो ट्रांसलोकेशन समझो, ये ट्रांसलोकेशन है यानी कि इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब फ्लोएम के अंदर जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अगर मैं ट्रांसलोकेशन को डिफाइन करूं तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द sugars producing photosynthesis from leaves to the storage organs and growing regions is called translocation. तो फ्लोएम जो करता है उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो फ्लोएम क्या है कि फ्लोएम के अंदर सुगर्स को डालना पड़ेगा, शुगर या फिर सुक्रोज या फिर जो भी है, सुक्रोज इज शुगर, तो सुक्रोज को फ्लोएम के अंदर डालो और वहां से उसको उतार लो। ओके, ये दोनों चीजों में एनर्जी लगता है। फॉर लोडिंग ऑन द सुक्रोज, किसका, फॉर लोडिंग ऑफ सुक्रोज ऑन द सुगर्स एंड फॉर अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज ऑन द फ्लोएम, ये दोनों चीजों में एनर्जी लगती है। एंड दैट एनर्जी इज जनरेटेड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब इसी को शुगर से पहले उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। दैट एनर्जी विल बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेट। ओके, तो ट्रांसलोकेशन कर देंगे। और आपको बता दूं कि ये जो है बाइडायरेक्शनल होगा, क्योंकि लीव्स यहाँ पे है, समझो लीव्स ऊपर है तो ऊपर भी भेजना पड़ेगा और नीचे भी भेजना पड़ेगा। तो इसमें जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ फूड विल बी बाइडायरेक्शनल। ओके, बाइडायरेक्शनल होगा। तो दिस इज सिंपल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हो, जाइलम और ये सब, फ्लोएम और ये सब। ठीक है, बहुत ही इजी है, 3-4 लाइन ये लिख के स्टार्ट करके अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो आप। तो चलिए, तो आइए समझते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आप सोचो कि प्लांट्स में क्या सिस्टम होगा, प्लांट्स थोड़ी टूट पुट्टी करने जाते हैं।
नहीं जाते हैं, लेकिन उनको भी प्लांट्स जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि उनमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ये तो होता है, मानते हो, तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स तो जनरेट होंगे ना, तो उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना उनको, तो इसीलिए उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी इन प्लांट। लेकिन उसके पास ऐसे ह्यूमन के जैसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है, जैसे किडनी हो गया या फिर ऐसा कुछ यूरिटेरस या फिर ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है उसके पास। वो सब कुछ विदाउट ऑर्गन्स करते हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में करते हैं। धीरे धीरे देखते हैं आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे से वो काम करते हैं। तो आपने देखा कि देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर डूइंग दिस। ओके, तो तीन चीजों का जनरली बाहर निकलना होता है, एक होता है गैसेस, लिक्विड एंड द सॉलिड। तो गैसेस समझ लेते हैं, इजी है। गैसेस कैसे होता है? गैसेस में दो चीजें उनको निकालनी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एक जनरेट होता है ऑक्सीजन, जो कि दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है, और रात में जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ट्रीज भी कार्बन डाइऑक्साइड को ओमिट करते हैं जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, यानी कि जब लाइट नहीं है तब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और वो टाइम पे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिट करते हैं, लेकिन बहुत कम एमिट करते हैं। ऑक्सीजन, जैसे उनका फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो वो ऑक्सीजन को स्टोमाटा के थ्रू निकाल देते हैं। उनके पास टैंक के अंदर भी लेंटिसेल्स करके कुछ सेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स, जो ये काम कर देते हैं। मतलब ऑक्सीजन स्टोमाटा और लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर फेंका जाता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन लाइट इज देयर, वो बाहर अपना ऑक्सीजन फेंक देते हैं, जो हमें ब्रीथिंग के लिए काम आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, बट रिलीज्ड। ओके, रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं चलता है। सेम स्टोमाटा, लेंटिसेल्स एंड अदर छोटी मोटी सरफेसेस हैं, जिसका नाम हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वाटर यानी कि गैसेस का हो गया। वाटर कैसे निकालते हैं? तो वाटर के लिए हमने ट्रांसपिरेशन समझो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्टोमाटा के पोर्स ओपन होते हैं और वाटर बाहर निकल जाता है, राइट, जिसकी वजह से नया सक्शन होकर वाटर जो है खींच के आ जाता है। दैट इज सिंपली ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमाटा के थ्रू हो जाता है, इसमें पानी बाहर चला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट बाहर चले जाते हैं। ये नया है, दैट इज गुटेशन। इसको गुटेशन बोलो, गटेशन बोलो। देखो, मैंने ये चैप्टर में या फिर कोई भी चैप्टर में किसी भी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस नहीं किया है। प्रोनाउंसिएशन चाहे जो भी हो, आपको स्पेलिंग याद रहनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। तो आपको अगर गुटेशन से याद रह रहा है गुटेशन बोलिए, आपको गटेशन से याद रह रहा है गटेशन बोलिए, गाटेशन से याद रह रहा है कुछ भी बोल दो यार, आपको स्पेलिंग ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल राइटिंग द राइट स्पेलिंग इज द ट्रू थिंग। ओके, तो गुटेशन क्या होता है कि जब हमारी सॉइल जो है, मतलब जब जहां पे पेड़ लगा हुआ है वहां पे सॉइल जो है ज्यादा ही मोस्ट है, यानी कि बहुत सारा पानी है अगर उसके पास, तो क्या करेगा वो? पानी खींचता रहेगा। और एक्सेस वाटर क्या करेगा? उसको वाटर को डायरेक्टली बाहर फेंकना पड़ेगा। जनरली जब काम का वाटर है, जो काम की चीजें है, वो हल्का है, थोड़ा वाटर है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर बाहर जाएगा यार, एयर के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में बाहर जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा वाटर है तो क्या होगा? वो ड्रॉपलेट्स बन के पत्तों के ऊपर देखने को मिलेगा, एंड दैट इज गटेशन। When soil is highly moist, plant excrete excess water in liquid form through special pores, और ये गुटेशन करने के लिए हाइडाथोड्स, ओके, हाइडाथोड्स करके स्पेशली, जैसे स्टोमाटा होता है ना, वैसे ही पोर्स होते हैं हाइडाथोड्स, जिसके थ्रू गटेशन हो पाता है, मतलब पूरा लिक्विड फॉर्म में H2O को एक्सक्रीट यानी कि बाहर फेंका जाता है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो है प्लांट का काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसी कोई सिस्टम नहीं है जिसमें वो जाग के आएंगे। ओके, तो सॉलिड वेस्ट जो है वो पहला वो कर लेते हैं लीव्स से, मतलब जितना भी अपना सॉलिड वेस्ट बचा हुआ है वो एजिंग लीव्स के अंदर स्टोर कर देंगे, और फिर वो सेड हो जाएंगे, सेड यानी कि गिर जाएंगे। तो वो पत्ते गिर गए, उसके साथ वेस्ट भी चला गया। दूसरा है बार्क्स यानी जो आपने देखा होगा पेड़ जो होता है उसकी स्टेम के ऊपर ऐसे थोड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग सा कुछ बन गया होता है, राइट, वो लास्ट में पील कर देते हैं सब, या फिर हम ऐसे ही वो मतलब ऐसे ही पील ऑफ हो जाता है, इसलिए कैसे ही खींच जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये पेड़ है, सपोज उसका स्टेम है, ओके, तो इसके ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़े स्ट्रॉन्ग ऐसे पत्थर जैसा कुछ बन गया होगा, वो धीरे धीरे गिर जाता है, राइट, तो वो होता है बार्क। ओके, इसके अलावा आपको जाके हैरानी होगी कि फ्रूट्स और सीड्स में भी थोड़ा वेस्टेज होता है, मतलब जितना थोड़ा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रूट्स जो है वो जो फ्रूट्स दे रहे हैं, कभी कभी कोई केस के अंदर फ्रूट्स और सीड्स भी जो है वो वेस्टेज को स्टोर करते हैं। एंड देन इसके अलावा कन्वर्जन टू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी किया जाता है, मतलब जब वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, कुछ प्लांट्स के पास ऐसा वेस्ट होता है जो ऐसे ये तीन तरीके से बाहर नहीं निकलता है, तो इन दैट केस व्हाट दे डू इज दे फॉर्म रेजिन्स यानी कि रेसा जैसा, लेटेक्स यानी रबर, या फिर गम यानी कि वो चिपकाने वाला गम। आपने देखा होगा कोई पेड़ के ऊपर ऐसे चिपकू सा कुछ निकलता रहता है, दैट इज आल्सो द वेस्ट। रेजिन्स, लेटेक्स और गम्स के फॉर्म में भी वो वेस्ट को बाहर निकालते हैं। दूसरा देखो तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में
यानी कि जब उनके पास जब वेस्टेज जो है वो इनसॉल्युबल होता है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो वो वैक्यूल्स में स्टोर किए जाते हैं। आपने ऐसे पत्ते देखे होंगे, मैं आपको एग्जांपल एक ड्रॉ करके बताता हूं। नॉर्मल पत्ते ऐसे होते हैं, राइट, दिस आर द नॉर्मल लीव्स। अभी इसके ऊपर ऐसे डॉट्स, ऐसे डॉट्स, जनरली सप्तपर्णी करके है ना एक पेड़ आता है, उसके ऊपर ऐसे होता है, तो देखा होगा आपने, उपसे हुए बड़े बड़े से ऊपर हो गए हुए, मतलब प्लेन लीफ के ऊपर थोड़ा, तो ऐसे डॉट्स देखे होंगे, ऐसे हार्ड डॉट्स, उसको क्रिस्टल बोला जाता है। तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में भी एक्सक्रीट करते हैं, फिर वो पत्तों के साथ वो गिर जाता है, बाहर निकल जाता है, ओके, एजिंग लीव्स के साथ। तो यही हुआ लीव्स, एजिंग लीव्स। लेकिन ये लीव्स जो है नॉर्मल लीव्स होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल्स वाले लीव्स जो है वो थोड़े अलग दिखते हैं, ओके, जैसे फूले फूले से थोड़े, समझ में आया है? ओके, तो स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट टू वॉल वेस्ट को स्टोर करते हैं और जब उसको निकालना है सब फेंक देते हैं। इसके अलावा ये एक स्पेशल थिंग है, दैट इज एलेलोपैथी। एलेलोपैथी ये ऐसा है कि उसमें ये जो ट्रीज या प्लांट होते हैं वो सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं? वो एक्सक्रीट करते हैं इनटू द सॉइल और इनटू द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि बाजू वाला जो उसके साथ कंपटीशन कर रहा है ना, उसको उसका ग्रोथ को स्टॉप कर दे। समझो कि ये पेड़ के बाजू में एक पेड़, एक छोटा सा पेड़ उग रहा है इधर, ओके, और ये नहीं चाहता है कि इसको उगने दो, तो ये क्या करेगा, ऐसे सॉल्ट्स और एसिड्स को ऐसे यहाँ पे छोड़ेगा और एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा, जिसकी वजह से ये इसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलेलोपैथी। एलेलोपैथी, समझ गया? तो ऐसे सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज करना एनिमल्स के जैसा ही, कि दूसरे वाले का ग्रोथ ना हो पाए, दैट इज डन बाय द ट्रीज। सुन के अच्छा लग रहा है ना, कहीं ट्रीज के पास भी ऐसा कुछ है, तो यस, तो ऐसा ये भी करते हैं। और ये जो साइंस है या फिर ये जो कुछ समझने लायक चीज है, जिसको बोलते हैं एलेलोपैथी। ओके, ये ट्रीज को एलेलोपैथी नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि बाजू वाले को कैसे ग्रो नहीं करने देना है, टांग कैसे खींचनी है, ओके, या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए भी दे कैन डू दिस। तो ये हो गया एलोपैथी। तो दिस इज हाउ दे एक्सक्रीट, मतलब हमारे जैसा एकदम पूरा सिस्टम वाला नहीं है, लेकिन दे डू एक्सक्रीट इन अ सिस्टमेटिक वे, ओके। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 5। काफी बड़ा चैप्टर रहा, काफी ज्यादा टाइम भी गया, लेकिन बहुत सारी चीजें समझने लायक है और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आगे जो आप स्टडी करने वाले हो 11th स्टैंडर्ड में, उसके साथ भी रिलेट कर रहे हैं। तो 9 बोल सकता हूं कि अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आप यहाँ पे देख पाओगे। कमाओ 500 रुपए एवरी वीक बाय आंसरिंग सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस में पूछता हूं रात के 9:15 बजे हर मंगलवार को, और हर मंगलवार को मैं हर एक सही जवाब का 100 रुपए से 5 क्वेश्चन के 5 सही जवाब 500 रुपए मैं खुद पे करता हूं ऑनलाइन लाइव, मेरे लाइव वीडियो में, ये चैनल के ऊपर। आपको सिंपल अपने ये जो वीडियोस है वो देखने हैं और लाइव आना है रात के 9:15 बजे मंगलवार को, और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर करने हैं। एक सही जवाब का 100 रुपए मिलेगा, 5 सही जवाब के 500 रुपए मिलेंगे। विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरा लाइव सेशंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये हर हफ्ते होता है, ओके। तो अगर नए हो तो आ जाइए लाइव, एक बार ट्राई तो करिए, जितने की 100% कमाओगे, पढ़ने के पैसे मिलेंगे, राइट, पढ़ने के पैसे मिलेंगे, ओके। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जैक्ट वीडियोस जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम द पेइंग टीचर को फॉलो करके रखिए, उसके बायो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।